हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। ये एनसीईआरटी रीडिंग की क्लास है। मानव स्वास्थ्य तथा रोग अपन पढ़ रहे थे और ये उसका सेकंड पार्ट है। ठीक, आधा चैप्टर अपन कर चुके हैं, आधा इस लेक्चर में करने वाले हैं। ध्यान से सुनना। पिछला जो उसका पार्ट था उसके अंदर अपन ने उपार्जित प्रतिरक्षा को अपन ने पढ़ लिया था। एक बार उपार्जित प्रतिरक्षा जो है, इम्यूनिटी जो है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है, उसको अपन वापस थोड़ा सा देख लेंगे, फिर अपन उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आ जाओ। उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है? जो जन्म के बाद अपन ग्रहण करते हैं अपने जीवन के अंदर, वही क्या है? उपार्जित प्रतिरक्षा है। मान लो जन्मने के बाद में कोई रोग हुआ, एक बार कोई रोग हो जाता है तो उसके खिलाफ क्या बन जाती है? एंटीबॉडी बन जाती है। ठीक है, कोई पैथोजन आया अपने शरीर के अंदर, कोई रोगजनक अपने शरीर के अंदर घुसेगा तो उसके खिलाफ क्या बन जाएंगी? एंटीबॉडी बन जाएंगी। जैसे मैं एग्जाम्पल लूं, स्मॉल पॉक्स का जब मैं एग्जाम्पल लेता हूं तो किसी को एक बार स्मॉल पॉक्स हो गया तो उसको फिर जीवन में वापस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पहली बार जब होगा तो शरीर के लिए वो नया होगा, तो शरीर जो है वो उससे लड़ नहीं पाएगा। ठीक है, लड़ेगा लेकिन उतनी बढ़िया तरीके से नहीं लड़ पाएगा। लेकिन जब वो अगली बार कभी जीवन में 5 साल 10 साल बाद में वापस स्मॉल पॉक्स का जो रोगजनक है वो वापस जब अपने शरीर में आएगा तो उसके खिलाफ पहले से तैयार एंटीबॉडीज होंगी और वो क्या है? उससे लड़ने में सक्षम होंगी और उसको मार गिराएंगी, तो अपने रोग वो नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो अपना इम्यून सिस्टम काम करता है। तो ये क्या है? उपार्जित प्रतिरक्षा। भाई जन्म से आपको स्मॉल पॉक्स का नहीं मिला ना, आपको एक बार स्मॉल पॉक्स हुआ, उसके बाद में आपको क्या है वो जो प्रतिरक्षा है वो मिली, इम्यूनिटी आपको मिली। जैसे बहुत सारी वैक्सीन लगती हैं, टीके लगते हैं ना, तो टीके में क्या है? अभी आगे बात करेंगे, टीकों की बात करेंगे। जो वैक्सीन लगती है उसमें क्या है? जो रोगजनक होता है उसी को कमजोर करके फिर उसी को मार के उस वैक्सीन बनाई जाती है। वैक्सीन कोई दवाई नहीं है। वैक्सीन में जिस भी रोग की वो वैक्सीन होगी उसमें उसी रोग का जो रोगजनक होगा उसको या तो मार के या फिर कमजोर करके क्या है? उसकी वैक्सीन बनाई जाती है और उसके बाद में हमारे शरीर के अंदर उसको इंटर करवाया जाता है। शरीर के जब उसके अंदर इसको इंटर करवाएंगे तो वो क्या है? जो रोगजनक था वो कैसा था? या तो मरा हुआ है या फिर बहुत कमजोर है, तो वो रोग तो कर नहीं पाएगा, रोग तो कर नहीं पाएगा। और हमारे शरीर को पता लग जाएगा कि ऐसा भी कोई रोगजनक है, तो वो उसके खिलाफ क्या बना लेगा? एंटीबॉडीज बना लेगा। और जब रियल में, जब असली में, ये तो मैंने टीके में डाला ना, जब असली में वही रोगजनक अपने शरीर के अंदर इंटर करेगा तो उसके खिलाफ पहले से एंटीबॉडी तैयार रहेंगी और वो उसको मार गिराएंगी। ये क्या है? उपार्जित प्रतिरक्षा है। ठीक है, आ जाओ। और ये सब सिर्फ कशेरुकी में पाई जाती है। उपार्जित प्रतिरक्षा जो है वो सिर्फ कशेरुकी जो वर्टिब्रेट्स है उनके अंदर पाई जाती है। ये विशिष्ट होती है भाई, विशिष्ट होती है कि भाई ऐसा नहीं कि भाई जुकाम का कोई वायरस है उसके लिए भी वही प्रतिरक्षा काम कर रही है, और जो कोई एड्स का वायरस है या फिर कैंसर, सबके लिए अलग अलग क्या होगी? सबके लिए अलग अलग प्रतिरक्षा होगी, अलग अलग एंटीबॉडीज बनेंगी, हर रोगजनक की अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडी बनेंगी। तो यहां पर क्या है? ये विशिष्ट होती हैं। ये खुद की कोशिकाओं और दूसरी कोशिकाओं में क्या है? फर्क कर सकती हैं कि भाई अपनी वाली कोशिका कौन सी है, दूसरी कोशिका कौन सी है। मान लो किसी इंसान के अंदर किडनी फेल होगी तो उसका करना पड़ेगा, अपने को किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी। किडनी जब अपन ट्रांसप्लांट करेंगे तो टिश्यू मैच तो करवाते हैं भाई, जो रोगी है और जो देने वाला है दोनों के अपन क्या है? टिश्यू तो मैच करवाते हैं, लेकिन 100% टिश्यू मैचिंग नहीं होती। तो जैसे ही क्या है वो किडनी अपन उसके बॉडी में लगाएंगे तो उसका शरीर का जो इम्यून सिस्टम उसको पता लग जाएगा कि ये तो अपने शरीर का अंग नहीं है, ये तो कोई बाहर का अंग है। मतलब वो अपनी कोशिका और दूसरी कोशिका में फर्क कर सकता है। ठीक है, आगे बात करेंगे इसकी भी। इसमें मेमोरी होती है। ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है इसमें मेमोरी होती है। मेमोरी का मतलब भैया इनके पास यादाश्त होती है यार। यादाश्त कैसे? जैसे मान लो कोई एक रोगजनक आया, पहली बार जब आएगा तो उससे अपना शरीर इतना खास तरीके से लड़ नहीं पाएगा। कोई अगर भारी भरकम रोगजनक है तो उससे बढ़िया से नहीं लड़ पाएगा। कोई नॉर्मल सा रोगजनक है तो उससे लड़ लेगा, लेकिन कोई भारी भरकम अगर रोगजनक है तो उससे पहली बार में तो नहीं लड़ पाएगा। लेकिन जब वो दूसरी बार आएगा तो उसके खिलाफ पहले से एंटीबॉडी तैयार रहेंगी। इसलिए शरीर के पास में क्या है? मेमोरी है कि भैया 10 साल बाद में वो वापस आ रहा है, लेकिन उस शरीर को पता है कि यार ऐसा 10 साल पहले एक बार आया था और मैं इससे लड़ नहीं पाया था और मैंने इसके खिलाफ एंटीबॉडी तैयार कर रखी है। तो ये 10 साल का गैप हो गया रोगजनक के आने में। एक बार पहली बार आया, फिर 10 साल बाद में वही रोगजनक आया, तो 10 साल तक उसने क्या है? मेमोरी रखी। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं 10 साल। ठीक है, तो इसके पास याददाश्त भी होती है उनके पास में। एक होती तरल प्रतिरक्षा, इसी उपार्जित प्रतिरक्षा के अंदर एक होती तरल प्रतिरक्षा और एक होती कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। तरल प्रतिरक्षा जो है उसमें कौन आते हैं? बी लसिकाणु आते हैं, और कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा के अंदर कौन आते हैं? टी लसिकाणु आते हैं। बी लसिकाणु का काम क्या है जी? बी लसिकाणु का काम है एंटीबॉडीज बनाना, प्रतिरक्षी बनाने का काम है। एंटीबॉडीज में कौन बनाता है? बी लसिकाणु। टी लसिकाणु क्या करता है? टी लसिकाणु के काम एक तो है कि वो अपनी कोशिका और दूसरी कोशिका में फर्क कर सकता है जी, अपनी कोशिका और दूसरी कोशिका के अंदर। मतलब सीधी सी बात आपको बताऊं कि जब भी हमारे शरीर के अंदर कोई रोगजनक आएगा, जब भी हमारे शरीर के अंदर कोई रोगजनक आएगा तो
टी लसिकाणु जो है वो देख लेंगी कि भैया ये तो हमारे शरीर का तो नहीं है, ये हमारे शरीर का तो नहीं है। जैसे ही वो देखेगी और वो चिल्लाने लग जाएगी कि भैया कोई बाहर से आक्रमण हो चुका है, बाहर से अटैक हो चुका है, तो बाहर से अटैक जैसे ही हुआ तो बी लसिकाणु को सुन जाएगा कि टी लिम्फोसाइट क्या है, टी लसिकाणु जो वो चिल्ला रही है, तो बी लसिकाणु जो क्या करेगी, एंटीबॉडीज बनाने लग जाएगी। ठीक बात है क्या? तो बी लसिकाणु जो है वो एंटीबॉडी बनाती है, टी लसिकाणु जो है वो खुद की कोशिका और दूसरी कोशिकाओं में फर्क करती है। उसके अलावा टी लसिकाणु जो है वो बी लसिकाणु की मदद भी करती है, किसमें, एंटीबॉडीज बनाने में मदद करती है। ठीक है, आ जाओ। ये अपन ने यहां तक अपन ने इसकी एनसीईआरटी भी कर ली थी। आ जाओ। ठीक है, अब बात करेंगे अपन किसकी, सक्रिय और निष्क्रिय, है ना। सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है ये। ठीक है, सक्रिय प्रतिरक्षा वो होगी जो हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी, हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज शरीर के अंदर बनेंगी ना, और कैसे भी करके अगर एंटीबॉडी शरीर के अंदर बन रही है ना तो वो तो है सक्रिय प्रतिरक्षा। लेकिन अगर अपन बाहर से ही लैब के अंदर बनी बनाई या फिर बाहर से ही किसी और के द्वारा बनी बनाई एंटीबॉडी शरीर के अंदर डाल रहे हैं इंजेक्शन के द्वारा, कैसे भी, वो क्या है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा है। वापस ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं कह रहा हूं सक्रिय प्रतिरक्षा उसको कहेंगे जो जब शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर ही क्या है, एंटीबॉडीज तैयार हो, हमारा शरीर जो है वही क्या है, एंटीबॉडीज तैयार करेगा, तो वो क्या होगा, वो होगी सक्रिय प्रतिरक्षा। लेकिन जब हम बात करें निष्क्रिय प्रतिरक्षा की तो वो क्या होता है, जब बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी हम शरीर के अंदर डाल दें, वो क्या होती है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। एग्जाम्पल की बात करते हैं। जो सक्रिय प्रतिरक्षा शरीर द्वारा होती है, ठीक है। अब सक्रिय प्रतिरक्षा जो है वो दो प्रकार की हो सकती है, प्राकृतिक और कृत्रिम। ठीक है, अब प्राकृतिक और कृत्रिम कैसे हो सकती है, ध्यान से सुनना। प्राकृतिक मतलब कोई प्राकृतिक संक्रमण हुआ, ठीक है, नेचुरल, अपन यार एनवायरमेंट में रहते हैं, इन्फेक्शन होते रहते हैं, तो नेचुरली कोई इन्फेक्शन होगा, कोई संक्रमण हुआ, पहली बार जब हुआ, जुकाम लग गई मान लो, ठीक है, एक बार पानी पी लो यार, है ना, गला सूख गया मेरा और बैठने भी लग गया, ठीक है। तो मान लो एक बार है ना किसी को जुकाम लगी, ठीक है, जुकाम जब लगती है तो क्या होगा, वायरस होगा, ठीक है, वायरस से अपना शरीर लड़ नहीं पाएगा पहली बार तो, ठीक है, तो जुकाम हो जाएगी, फिर उसके खिलाफ क्या बना लेगा, अपने शरीर एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगा। अब आप कहोगे भैया हमारी तो जुकाम है ना हर साल लगती है, ठीक है, अगर ऐसा होता तो एक बार ही जुकाम लगनी चाहिए थी, उसके बाद कभी नहीं। देखो जुकाम जो होती है ना वो एक वायरस से नहीं होती, जिस वायरस से इस बार हुई है वो अगली बार किसी दूसरे वायरस से होगी ना, तो एक ग्रुप है वायरस का, ठीक है, जिस ग्रुप से ये क्या होती है, आपकी जुकाम होती है, ठीक है, समझो बस। तो कोई भी इंफेक्शन हुआ, मान लो नेचुरली कोई इंफेक्शन हुआ और हमारे शरीर के अंदर उसके खिलाफ क्या बनेंगे, एंटीबॉडी बनेंगी, तो ये क्या है, आपका सक्रिय प्रतिरक्षा है। क्या है ये, सक्रिय प्रतिरक्षा, ठीक है। तो प्राकृतिक संक्रमण होगा, जैसे एग्जांपल सामान्य जुकाम हो गया आपको, ठीक है, तो इसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बन रही है वो क्या है, सक्रिय प्रतिरक्षा। कृत्रिम प्रतिरक्षा कौन सी होगी, फिर हमने क्या है, टीकाकरण किया जी, टीका लगाया, वैक्सीन लगाई, वैक्सीन के अंदर क्या है, वैक्सीन के अंदर जो रोगजनक है उसी को कमजोर करके या फिर मार के क्या है, इंजेक्शन के अंदर अपन ने डाला है और उसको शरीर के अंदर भेज दिया गया है। मतलब है तो वो रोगजनक ही, ठीक है तो वो रोगजनक ही, लेकिन वो प्राकृतिक तरीके से नहीं आया जी, हमने क्या है उसको कृत्रिम तरीके से भेजा, इंजेक्शन के द्वारा हमने उसको भेजा है, कृत्रिम तरीके से हमने भेजा है। जब हम कृत्रिम तरीके से उसको भेजते हैं इंजेक्शन, कैसे भी इंजेक्शन या फिर ड्रॉप के थ्रू कैसे भी, ठीक है, रोगजनक को, तो हमारा शरीर उसको क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। शरीर तो क्या है, नेचुरली क्या बना रहा है, एंटीबॉडी बना रहा है, लेकिन हमने जो रोगजनक भेजा वो कैसा बना, कृत्रिम। इसलिए क्या है, ये सक्रिय प्रतिरक्षा तो है क्योंकि शरीर द्वारा एंटीबॉडी बन रही है, लेकिन ये कृत्रिम वाली है। एग्जाम्पल इसमें पोलियो, टिटनस, इनका क्या वैक्सीन वगैरह लगती है, ठीक है। आ जाओ निष्क्रिय की बात करते हैं। सक्रिय प्रतिरक्षा होगी, दो प्रकार की थी, मैंने आपको बता दिया। जो शरीर द्वारा एंटीबॉडी बनेंगी वो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है। इसमें एक नेचुरल इन्फेक्शन हो गया, प्राकृतिक इन्फेक्शन हुआ है, संक्रमण हुआ है और उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनेगी वो नेचुरल है। उसके खिलाफ अगर कृत्रिम, अगर किसको कहेंगे अपन कि भाई कोई टीकाकरण पर टीके के अंदर कोई रोगजनक डाल दे, वो कृत्रिम है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं भाई नेचुरली अपन टीका लग जाता अपने आप, हम लगाते हैं तब लगता है ना वो, हाँ, तो वो क्या है, आपकी कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा, क्योंकि शरीर द्वारा एंटीबॉडी बन रही है। निष्क्रिय पैसिव इम्यूनिटी या फिर निष्क्रिय प्रतिरक्षा किसको कहेंगे, प्राकृतिक, ये भी दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक और कृत्रिम, ठीक है। अब निष्क्रिय किसको कहेंगे कि बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी, बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर चली जाए, बाहर से
बनी बनाई एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर चली जाए, वो क्या है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है। इसके अंदर प्राकृतिक है, प्राकृतिक कैसे भाई, मदर द्वारा, मदर के अंदर कोई एंटीबॉडी बनी है और वो हमारे शरीर के अंदर चली जाए। एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे मदर का पहला जो मिल्क होता है, बेबी हुआ और जो पहला मिल्क निकलता है उसको क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। और वही कोलेस्ट्रम उसमें क्या होता है, आईजीए एंटीबॉडी होती है। और आईजीए एंटीबॉडी जब वो बेबी जो है वो मिल्क फीड करेगा तो उसके अंदर क्या चली जाएगी, आईजीए एंटीबॉडी चली जाएगी। ठीक है, एक तो ये हो गया नेचुरल का। ठीक है, बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी, मदर ने बनाई एंटीबॉडी, बेबी ने थोड़ा बनाई है, लेकिन वो बेबी की बॉडी के अंदर चली जाएगी तो क्या है, पैसिव इम्यूनिटी है वो। ठीक है, उसके अलावा एक और एंटीबॉडी आईजीजी। ठीक है, ये जो आईजीजी एंटीबॉडी ये कैसे आती है, ठीक है, ये अपरा के थ्रू आती है। ठीक है, अपरा होता है, ठीक है, बेबी और मदर के बीच में क्या है, अपरा है। लेकिन ये जो आईजीजी एंटीबॉडी है ये अपरा को क्रॉस करके क्या है, मदर से बेबी के अंदर आ सकती है। तो ये आईजीए और आईजीजी दोनों को याद रखना। आईजीए कहां होती है, कोलेस्ट्रम के अंदर जो फर्स्ट मिल्क होता है, और आईजीजी अपरा को क्रॉस करके आती है, प्लेसेंटा क्रॉस करके आती है। अब बात करें निष्क्रिय के अंदर ही, कि बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी हम शरीर के अंदर डाल दें। इसका कृत्रिम का एग्जाम्पल है आपका एंटी वेनम। देखो किसी को सांप ने काट लिया जी, किसी को सांप ने काट लिया तो क्या इलाज है जी, झाड़ फूक करे, नहीं जी, झाड़ फूक नहीं करना है, डॉक्टर के पास में लेके जाओ, वो इंजेक्शन लगाएगा। इंजेक्शन क्या है, वो एंटी वेनम का इंजेक्शन है ना, जहर के खिलाफ इंजेक्शन लगाएगा। तो वो बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी है, ठीक है, और उसको शरीर के अंदर इंजेक्ट कर दिया। अब इतना थोड़ा ना वेट करेंगे कि भाई सांप ने काट लिया है, हमारा शरीर से लड़ेगा एंटीबॉडी, ना, उसके लिए बनी बनाई एंटीबॉडी डाल रहे हैं। तो वो क्या है, निष्क्रिय आपका प्रतिरक्षा है। ठीक है, समझ में आई होगी आपको ये बात। अब एनसीईआरटी में आ जाते हैं जल्दी से। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है, जब परपोषी प्रतिजनों एंटीजन का सामना करता है। जब परपोषी मतलब हम, ठीक है, जो होस्ट होता है उसको परपोषी कहते हैं ना। परपोषी प्रतिजनों मतलब जो रोगजनक है उनका जो सामना करता है तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी पैदा होती है, एंटीबॉडीज पैदा होती हैं। प्रतिजन जीवित या मृत रोगाणु या अन्य प्रोटीनों के रूप में हो सकते हैं। अब प्रतिजन जो है आपका रोगजनक जो है वो किसके, जीवित रूप में भी हो सकता है, अगर नेचुरल होगा तो जीवित होगा, ठीक है। मृत अगर आप टीका लगा रहे तो मृत होगा, ठीक है। और अन्य प्रोटीन के रूप में भी वो हो सकता है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा होती है, ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। कैसी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं इसको। सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी होती है, पर सक्रिय प्रतिरक्षा जो वो धीमी होती है क्योंकि अपना शरीर जो है वो एंटीबॉडी बना रहा है, इसमें शरीर खुद एंटीबॉडी बनाएगा तो उसमें टाइम लगेगा। तो सक्रिय प्रतिरक्षा जो वो धीमी होती है और अपनी पूरी प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय लेती है। और अपना पूरा प्रभावशाली जो अनुक्रिया है, अपनी पूरी रिएक्शन जो है बढ़िया से तरीके से दिखाने में थोड़ा समय लेगी, ठीक है। प्रतिरक्षीकरण इम्यूनाइजेशन के दौरान, इम्यूनाइजेशन क्या होता है आपका टीकाकरण, ठीक है, के दौरान जानबूझकर रोगाणुओं को टीका देना अथवा प्राकृतिक संक्रमण के दौरान संक्रामक जीवों का शरीर में पहुंचाना सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रेरित करता है। तो मैंने बता दिया था, एक तो टीका वाला, ठीक है, कि अपन जानबूझकर डाल रहे हैं वो कृत्रिम है, और एक नेचुरल इन्फेक्शन हो रहा है वो नेचुरल प्राकृतिक है, ठीक है। जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे शरीर में को दिए जाए, जब बने बनाए प्रतिरक्षी जो एंटीबॉडी है वो सीधे शरीर में दिए जाए, वो क्या है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है, पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। ये क्या क्या आप जानते हैं, हाल ही में जन्मे शिशु के मां के दूध के, ठीक है, आपको पता है, आपको क्या होता है, आईजी एंटीबॉडी होती है, ठीक है। दुग्ध श्रवण लैक्टेशन के प्रारंभिक दिनों दौरान मां द्वारा स्रावित पीले से तरल पीयूष, जिसको पीयूष कहते हैं, कोलेस्ट्रम या फिर खीस, ठीक है, कोलेस्ट्रम में प्रतिरक्षियों आईजी एंटीबॉडी की प्रचुरता होती है जो शिशु की रक्षा करती है। संगर्भता प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण को भी अपरा प्लेसेंटा के द्वारा मां से कुछ प्रतिरक्षी मिलती है, और वो कुछ प्रतिरक्षी यहां पर नाम नहीं दिया है, मैं आपको बता देता हूं वो प्रतिरक्षी कौन सी है। कुछ प्रतिरक्षी कौन सी है, आईजीए एंटीबॉडी, आईजीजी एंटीबॉडी। आईजीए तो कोलेस्ट्रम में है, आईजीजी आपकी अपरा के थ्रू आती है, ठीक है। ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण है, बता दिया मैंने आपको सारा। आगे चलते हैं, लसिकाभ अंग की बात करते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन की बात करते हैं, ठीक है। लसिकाभ अंग क्या है, जहां पर आपके बी लसिकाणु टी लसिकाणु, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो बी लसिकाणु क्या है, एंटीबॉडी बनाता है, टी लसिकाणु क्या करता है, उसकी हेल्प भी करता है और खुद की कोशिका और दूसरी कोशिका में फर्क भी करता है। तो ये जो बी लसिकाणु टी लसिकाणु कहां मिलते हैं, ये लसिकाभ अंग के अंदर बनते हैं। कहां बनते हैं, लसिकाभ अंग के अंदर ये बी लसिकाणु टी लसिकाणु बनते हैं। लसिकाभ अंग लिम्फोइड ऑर्गन्स की बात करते हैं। अब मैंने आपको कह दिया कि बी लसिकाणु और टी लसिकाणु जो वो लसिकाभ अंग के अंदर बनते हैं, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ठीक है भैया, हाँ लसिकाभ अंग के अंदर बनते हैं ये दोनों, लेकिन लसिकाभ अंग तो दो प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक लसिकाभ अंग और एक द्वितीयक लसिकाभ अंग, ठीक है। अब बी लसिकाणु और टी लसिकाणु जो है वो प्राथमिक के अंदर बनते हैं कि द्वितीयक के अंदर बनते हैं, अच्छा बात तो ठीक है आपकी। तो मैंने कहा प्राथमिक के अंदर बनते हैं। बी लसिकाणु और टी लसिकाणु की उत्पत्ति और परिपक्वन कहां होता है,
आपका प्राथमिक लसिका अंग के अंदर होता है। बी लसिकाणु और टी लसिकाणु का उत्पत्ति भी वही होती है और उनका परिपक्वन भी, मैच्योरेशन भी वही होता है। कहां पर? प्राथमिक लसिका अंग के अंदर, है ना। अब आप कहोगे भैया प्राथमिक लैंगिक अंग बोल रहा हूं, प्राथमिक लसिका अंग भी जो है वो भी दो प्रकार के होते हैं, वो भी दो होते हैं। मैंने कहा ठीक बात है, कौन से? एक अस्थिमज्जा और एक थाइमस, ठीक है। दोनों में से कहां इनकी उत्पत्ति होती है जो बता देते हैं। तो ये प्राथमिक जो है लसिका अंग वो भी दो प्रकार का, दो है, अस्थिमज्जा और थाइमस, ठीक है। अस्थिमज्जा इंग्लिश में बोन मैरो, ठीक है। अस्थिमज्जा के अंदर क्या है? बी लसिकाणु या फिर बी लिम्फोसाइट और टी लसिकाणु की उत्पत्ति होती है, ठीक है। बी लसिकाणु और टी लसिकाणु की उत्पत्ति कहां होती है? लसिका अंग के अंदर। लसिका अंग भी दो प्रकार का है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक के अंदर होगी, प्राथमिक के अंदर भी किसके अंदर? अस्थिमज्जा के अंदर बी लसिकाणु टी लसिकाणु की उत्पत्ति होगी। उत्पत्ति तो दोनों की अस्थिमज्जा के अंदर ही होती है। अब बी लसिकाणु का परिपक्वन भी कहां होगा? अस्थिमज्जा के अंदर ही होगा। बी लसिकाणु की उत्पत्ति भी अस्थिमज्जा के अंदर और उसका परिपक्वन भी क्या होगा? अस्थिमज्जा के अंदर ही। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। टी लसिकाणु की उत्पत्ति तो अस्थिमज्जा के अंदर होगी, लेकिन टी लसिकाणु की परिपक्वन कहां होगा? थाइमस के अंदर होगा। समझ में आई बातें? वापस एक बार रिपीट कर दूंगा, ठीक है। बी लसिकाणु टी लसिकाणु कहां मिलेंगे अपन को? उत्पत्ति कहां होती है उनकी? जी लसिका अंग के अंदर होती है। लसिका अंग तो दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक के अंदर होगी दोनों की उत्पत्ति और परिपक्वन, लेकिन लसिका जो प्राथमिक है वो भी दो है, एक अस्थिमज्जा है और थाइमस है। अस्थिमज्जा के अंदर बी लसिकाणु टी लसिकाणु की उत्पत्ति होगी और बी लसिकाणु का परिपक्वन होगा, और थाइमस के अंदर टी लसिकाणु का परिपक्वन होगा, ठीक है। आ जाओ, अब आप कहोगे भैया उत्पत्ति भी वही होगी प्राथमिक के अंदर और परिपक्वन भी हो गया, तो फिर द्वितीयक लसिका अंग के अंदर क्या होगा? आज बता देता हूं। तो यहां पर क्या होगा? प्रचुरोद्भवन होगा। क्या होगा? प्रोलिफरेशन होगा। यहां पर एक्चुअल लड़ाई जो है ना वो यही होगी। मैंने आपको बताया कि बी लसिकाणु और टी लसिकाणु क्या करते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं। बी लसिकाणु एंटीबॉडी बनाएगा और टी लसिकाणु खुद की कोशिका और दूसरी कोशिका में फर्क करेगा, ठीक है। तो एक्चुअल जो लड़ाई, देखो आज देखो इंसान जो जन्मता है, ठीक है, तो कहां जन्मता है? अपने घर पे, ठीक है, मतलब हॉस्पिटल में, अपने घर पे, ठीक है। उसकी जो है देखभाल वो कहां होती है? घर पे होती है। लेकिन जब वो बड़ा होता है, ठीक है, जॉब करने कहां जाता है? जी बाहर जाता है। जी जॉब करने कहां जाता है? काम करने कहां जाता है? बाहर जाता है। तो वैसे ही यहां पर इसका जन्म और इसका परिपक्वन तो प्राथमिक के अंदर हो गया, लेकिन अब जॉब करने, इसका काम करने कहां जाएगा जी? ये द्वितीयक के अंदर जाना पड़ेगा। इसको कहां जाना पड़ेगा? द्वितीयक के अंदर। और द्वितीयक के अंदर इसका काम क्या है? बी लसिकाणु का काम क्या है? लड़ाई करने का काम है जी, एंटीबॉडीज बनाने का काम है। टी लसिकाणु का काम क्या है? खुद में और दूसरे में भेद करने का काम है। तो लसिकाणु और प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया कहां होगी? कोई रोगजनक आएगा, कोई प्रतिजन आएगा, कोई एंटीजन आएगा, उसके खिलाफ जो लड़ाई चलेगी लसिकाणु, बी लसिकाणु टी लसिकाणु और प्रतिजन के बीच में जो लड़ाई चलेगी, पारस्परिक जो क्रिया होगी वो कहां होती है? वो द्वितीयक लसिका अंग के अंदर होती है। अब द्वितीयक लसिका अंग कौन कौन से हैं वो देख लो। स्प्लीन है जिसको प्लीहा कहते हैं हिंदी में। लसिका ग्रंथियां हैं, लिम्फ नोड्स, ठीक है, और टॉन्सिल्स है, ठीक है। शुद्धांत्र के पेड़ पेच है, ठीक है। परिशेषिका अपेंडिक्स कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और एक है माल्ट, ठीक है। माल्ट क्या है? म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है। म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, श्लेष्म संबंध लसिका उत्तक, इसका एक फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, हिंदी वाला नाम भी याद रखना है। और ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो माल्ट होता है वो 50% से 50% लसिका उत्तक बनाता है, ठीक है। ये जो माल्ट है वो 50% लसिका उत्तक बनाता है। आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि 50% लसिका उत्तक कौन बनाता है? माल्ट, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ भी है ये, ठीक है। एंटीबॉडी की बात करते हैं थोड़ी सी। एंटीबॉडी क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है। एंटीबॉडी किसकी बनी हुई होती है? ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है। कौन कौन सी नॉर्मल एंटीबॉडी वो देख लो भाई। IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, ठीक। IgA, IgG, IgM, IgD, IgE, ठीक। अब यार इनमें आपको याद क्या रखना है? ठीक है, ये वाला जो क्रम है ना ये आपको याद रखना है। क्रम क्या है? ठीक है, क्रम ये कह रहा है कि IgG जो है वो सबसे अधिक पाई जाती है। सबसे अधिक मात्रा में जो होती है वो कौन सी होती है? IgG। फिर IgA उससे कम होती है अपने शरीर के अंदर, फिर उससे कम IgM होती है, उससे कम IgD होती है और IgE सबसे कम होती है, ठीक है। तो ये आपको सीक्वेंस आपको याद रखना है। इसको याद रखने के लिए मैं छोटी सी ट्रिक भी आपको बता देता हूं, छोटी सी ट्रिक भी बता देता हूं। ट्रिक क्या है? गम, कोई सुख मांगता है, कोई कुछ मांगता है, लेकिन ये क्या मांग रहा है? गम दे। क्या मांग रहा है? गम दे, ठीक है, गम दे, ठीक है, GAM गम, ठीक है, और दे, ठीक है। इस सीक्वेंस में आपको याद रहेगा। अब ये कुछ खास बातें कर लेते हैं। IgG के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये अपरा को क्रॉस करके आ जाती है, मदर से बेबी के अंदर आ जाती है अपरा को क्रॉस करके, ठीक है। IgA के बारे में क्या है? ये कोलोस्ट्रम के अंदर पाई जाती है। कोलोस्ट्रम लिख दिया क्या मैंने? कोलोस्ट्रम लिखना है भाई।
ये कोलेस्ट्रम के अंदर पाई जाती है। आईजीएम ये सबसे भारी यही होती है, हैवीएस्ट यही है ना, आईजीएम जो सबसे भारी है। और आईजीई जो है वो एलर्जी में निकलती है, ये आपको याद रखना है ना, एलर्जी में कौन सी निकलती है, आईजीई निकलती है, ठीक है। अब एक बार एनसीईआरटी में आ जाते हैं। पहले ये कर लेते हैं, फिर अपन वापस आएंगे ना। शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र, मानव प्रतिरक्षा तंत्र में लसिकाभ अंग लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जहां पर आपकी लसिकाणु पाए जाते हैं। ऊतक कोशिकाएं और घुलनशील अणु जैसा कि प्रतिरक्षी शामिल है। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, प्रतिरक्षा तंत्र एक मिनट, प्रतिरक्षा तंत्र इस मायने में बेजोड़ है कि विजातीय प्रतिजनों को पहचानता है। बता दिया मैंने आपको कि दूसरे जो प्रतिजन होंगे, शरीर के बाहर की कोई चीज आएगी तो उसको पहचान लेंगे, ठीक है। इनके प्रति अनुक्रिया करता है और इन्हें याद रखता है, मेमोरी भी होती है इनमें ना। प्रतिरक्षा तंत्र एलर्जी प्रतिक्रियाओं, स्व प्रतिरक्षा रोगों और अंग प्रतिरोपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अंग प्रतिरोपण क्या है, आपका ट्रांसप्लांट, मैंने बताया किडनी ट्रांसप्लांट करिए, उसको रिजेक्ट कर सकता है, बता दिया मैंने, क्योंकि खुद की कोशिका और दूसरी कोशिका में भेद करता है, ठीक है। आ जाओ, लसिकाभ अंग, यही वे अंग है जिन्हें लसिकाणुओं की उत्पत्ति और या परिपक्वन मैच्योरेशन और प्रचुरोद्भवन पर प्रोलिफरेशन होता है, ठीक है। इनमें क्या है, लसिकाणु जो है आपके बी लसिकाणु, टी लसिकाणु, इनका क्या होता है, उत्पत्ति भी होती है, परिपक्वन भी होता है और वहीं उनका प्रोलिफरेशन भी होता है। अस्थि मज्जा, बोन मैरो और थाइमस ऐसे प्राथमिक लसिकाभ अंग है। बता दें मैंने, दोनों क्या है, प्राथमिक लसिकाभ अंग होते हैं। यहाँ अपरिपक्व लसिकाणु है जो प्रतिजन है, ठीक है, संवेदनशील लसिकाणुओं में विविधित होते हैं, मतलब उनका क्या है, परिपक्वन होता है यहाँ पे, ठीक है। परिपक्वन के बाद लसिकाणु प्लीहा स्प्लीन, ठीक है, प्लीहा स्प्लीन क्या है, द्वितीयक लसिकाभ अंग है ना। स्प्लीन लसिका ग्रंथियां टोन्सिलों, शुद्रांत्र के पैर पैचों और प्रीशशिका अपेंडिक्स जैसे द्वितीयक अंगों में चले जाते हैं। बता दिया मैंने आपको ना। द्वितीयक लसिकाभ अंग ऐसे स्थान है जहां लसिकाणुओं और प्रतिजन के बीच में पारस्परिक क्रिया होगी, ठीक है, जो बाद में प्रचुर संख्या में उत्पन्न होकर प्रभावी कोशिकाएं बनते हैं। मानव शरीर में विभिन्न लसिकाभ अंगों की स्थिति ये है, चाहे कुछ चित्र दिखा रहे हैं कि ये क्या है, आपकी लसिका ग्रंथियां, यहाँ पर ये थाइमस है और ये लसिका वाहिकाएं हैं, ठीक है। अस्थि मज्जा मुख्य लसिकाभ अंग है। अस्थि मज्जा तो क्या है, वो मुख्य लसिकाभ अंग है जहां लसिकाणुओं समेत सभी रुधिर कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। लसिकाणु तो उत्पन्न होते हैं, उसके अलावा आपकी जो रुधिर कोशिकाएं हैं वो भी वहां उत्पन्न होती हैं। थाइमस एक सपाली लोब्ड अंग है, ठीक है, जो हृदय के पास उरोस्थि के नीचे स्थित होता है। जो थाइमस है वो क्या है, एक लोब्ड स्ट्रक्चर है, लोब बनी हुई है, उसके अंदर सपाली है, ठीक है। और ये कहां होता है, हृदय के पास होता है, उरोस्थि के नीचे होता है। उरोस्थि कौन सी होती है, आपकी जो स्टर्नम है ना, जो बीच वाली हड्डी होती है, इसको उरोस्थि कहते हैं, ठीक है। जन्म के समय थाइमस काफी बड़ा होता है। जब जन्मता है बच्चा उस टाइम पर थाइमस काफी बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होता है उसका साइज जो छोटी होती रहती है। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ आकार में घटता रहता है और यौवनावस्था आने पर बहुत छोटे आकार पर आ जाता है, ठीक है, आकार का रह जाता है। अस्थि मज्जा और थाइमस दोनों ही टी लसिकाणुओं के परिवर्धन और परिपक्वन के लिए सक्षम पर्यावरण मुहैया कराते हैं। प्लीहा सेम के आकार का होता है, प्लीहा जो है वो बीन शेप का होता है और शेम के आकार का होता है ना, प्लीहा शेम के आकार का होता है, बड़ा अंग है। इसमें मुख्य रूप से लसिकाणु और बक्षकाणु होते हैं, ठीक है। यह रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निषेधक फिल्टर के रूप में काम करता है। और ये जो आपका स्प्लीन जो है, प्लीहा, ये कैसे काम करता है, मान लो रक्त जो है, रक्त बहता हुआ आ रहा है, रक्त के अंदर क्या है, बहुत सारे रोगजनक है, कुछ भी है ना, प्रतिजन है, तो वो क्या करेगा, ये जो स्प्लीन है उसको फिल्टर करेगा। जाली लगा रखी है ना, ये स्प्लीन है, ऐसे एग्जांपल की तरह हूं, यहाँ पे क्या लगी हुई है, जाली लगी हुई है, ठीक है। रक्त यहाँ से बहता हुआ आएगा, ठीक है, रक्त यहाँ से बहता हुआ आएगा और इसके अंदर अगर कोई भी रोगजनक होगा तो जाली के इधर रह जाएगा, बाकी रक्त जो है वो साफ आगे निकल जाएगा। अगर कोई आरबीसी जो है वो क्या है, मरी हुई है, ठीक है, डेड आरबीसी है, वो भी यहीं अटक जाएगी इस जाली के अंदर, बाकी को फिल्टर करके आगे भेज देगा, ठीक है। ये फिल्टर के रूप में काम करता है। प्लीहा में लाल रक्त कणिकाओं का भंडार होता है, जो आपकी प्लीहा है उसके अंदर लाल रक्त कणिकाएं, उनका भंडार होता है। लसिका ग्रंथियां छोटी ठोस संरचनाएं होती है। लसिका की जो ग्रंथियां हैं आपकी वो क्या है, ठोस संरचनाएं हैं, लिम्फ नोड्स कहते हैं इंग्लिश में इनको, ठीक है, जो लसिका तंत्र पर भिन्न भिन्न स्थलों पर स्थित होती है। जो सूक्ष्म जीव या दूसरे प्रतिजनों लसिका और ऊतक तरल में आ जाते हैं, लसिका ग्रंथियां उन्हें फांस लेती है। लसिका ग्रंथियों में फंसे प्रतिजन वहां मौजूद लसिकाणुओं की सक्रियकरण और प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। मतलब आपस में लड़ने का काम है, सीधी सी बात देता हूं आपको, प्रतिरक्षी और प्रतिजन के बीच में जो है सक्रिय रूप से इनकी पारस्परिक क्रिया होगी, ठीक है। आजो
प्रमुख पथों जैसे श्वसन, पाचन, जनमूत्र पथ है, ठीक है, ये प्रमुख पथ है अपने शरीर के अंदर के आस्त्रों, इनकी लाइनिंग है, ठीक है, उसके भीतर लसिकाव ऊतक स्थित होता है, जो श्लेष्म संबंध लसिकाव ऊतक होता है, इसको मैंने कहा माल्ट, MALT, ठीक है, MALT, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू बताया था मैं आपको ना। और ये मानव शरीर के लसिकाव ऊतक का लगभग 50% हिस्सा जो है यही बनाता है, कौन, माल्ट बनाता है, ठीक है। एक बार वापस चलते हैं अपन पीछे, जो टीकाकरण की बात करें, टीकाकरण मैंने आपको बता दिया है वैसे, लेकिन थोड़ी सी इसका NCERT को भी रीड कर लेते हैं। जो प्रतिरक्षण और टीकाकरण का सिद्धांत तंत्र की जो स्मृति है, मतलब जो आपका यादाश्त है, उस पर निर्भर करता है, ठीक है। टीकाकरण रोगजनक को निष्क्रियकृत या फिर दुर्बलीकृत करके, है ना, उसको या तो मार के या फिर उसको मतलब इनएक्टिव करके, मतलब मार के या फिर उसको कमजोर करके, किसको, रोगजनक को, है ना। जैसे कोरोना की वैक्सीन लगी, कोरोना की वैक्सीन में क्या था, कोरोना ही था, ठीक है, उसने उसको कमजोर करके इतना कमजोर कर दिया कि वो अपने को नुकसान नहीं पहुंचा सकता वो ज्यादा ना, और हमारे शरीर के अंदर उसको डाल दिया गया। हमारे शरीर ने उसके खिलाफ क्या बना ली, एंटीबॉडी बना ली। अब जब कभी रियल में कोरोना आएगा तो उसके खिलाफ पहले से एंटीबॉडीज तैयार रहेंगी उस वेरिएंट के लिए जो हमारे शरीर में डाला गया है, ठीक है, उसके खिलाफ पहले से एंटीबॉडी अपने अंदर रहेंगी, ठीक है। इसीलिए तो जब वैक्सीन लगी तो अपने क्या 1-2 दिन तो बढ़िया से नींद आई अपन को, क्यों, क्योंकि था तो वो कोरोना यार, मरा हुआ या फिर कमजोर किया हुआ सही, था तो कोरोना ही वो, ठीक है। ऐसे काम चलता है टीकाकरण का, ठीक है। इन प्रतिरोधों के विरुद्ध शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षा वास्तविक संक्रमण के दौरान रोगजनी कारकों को निष्प्रभावी बना देती है। टीका स्मृति बी और टी कोशिका भी बनाती हैं, ठीक है, जो परवर्ती प्रभावन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होने पर रोगजनों को जल्दी से पहचान लेती हैं और प्रतिरक्षी के भारी उत्पादन से हमलावर को हरा देती हैं। अब एक चीज मैं आपको यहां बता देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जब पहली बार कोई अपने अंदर कोई रोगजनक आएगा तो क्या है, रेस्पॉन्स कितना आएगा, छोटा सा रेस्पॉन्स आएगा जी, कैसा आएगा, छोटा सा रेस्पॉन्स आएगा। लेकिन वही रोगजनक जब दूसरी बार आएगा तो उसके खिलाफ क्या होंगी, एंटीबॉडीज पहले से तैयार रहेंगी, और रेस्पॉन्स कैसा देगा, अपना इम्यून सिस्टम कैसा रेस्पॉन्स देगा, बड़ा सा रेस्पॉन्स देगा, ठीक है। और इस रेस्पॉन्स को क्या कहते हैं, सेकेंडरी रेस्पॉन्स, सेकेंडरी इंग्लिश में कहते हैं एनामेस्टिक रेस्पॉन्स कहते हैं ना, आगे बात करेंगे इसकी। टिटनस में प्रभावकारी निष्पादित प्रतिरक्षियां अपन डालते हैं, एंटीटॉक्सिन डालते हैं टिटनस के, है ना, और उसके अलावा जो टीके के रूप में सीधे दिए जाने वाले जरूरत होते हैं, सांप के काटे जाने पर मैंने आपको ये बता ही दिया था, ठीक है। निष्क्रिय प्रतिरक्षणकरण होता है। पुनरुगत डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी से जीवाणु और खमीर यीस्ट से क्या बना सकते हैं अपन, यीस्ट में रोगजनक की प्रतिजनी पॉलीपेप्टाइड का उत्पादन होने लगता है। इस विधि से टीकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगता है और इसलिए प्रतिरक्षीकरण हेतु उन टीकों की उपलब्धता खूब बड़ी है, जैसे खमीर से बनने वाला यकृत शोथ बी का टीका। ये वाली आपको एग्जांपल याद रखना है भाई, यीस्ट से बना हुआ किसका, यकृत शोथ बी का। यकृत शोथ बी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, हिपेटाइटिस बी का जो टीका है वो किससे बना हुआ होता है, खमीर, मतलब यीस्ट से बना हुआ होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से टीका आप समझ ही गए होंगे क्या होता है जी, ठीक है। कमजोर करके या फिर मार के हमारे शरीर के अंदर इसको डाल दिया जाता है, रोगजनक ही होता है वो, और उसके खिलाफ हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है। और जब रियल में फिर वही रोगजनक अपने शरीर के अंदर इंटर करेगा तो उसके खिलाफ पहले से एंटीबॉडी तैयार रहेंगी, तो अपने अंदर कुछ हो नहीं पाएगा, वो कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि रेस्पॉन्स कैसा दिखाएगा, अपना शरीर कैसा रेस्पॉन्स दिखाएगा, कहां गया, बड़ा सा रेस्पॉन्स दिखाएगा, तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। चलो आ जाओ, एलर्जी की बात करते हैं ना, एलर्जी की बात करते हैं। एलर्जी क्या है जी, एलर्जी क्या है, जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो अतिरंजित अनुक्रिया दिखाए, ठीक है, बहुत ही हाइपर सेंसिटिव हो जाए। जब हमारा जो इम्यून सिस्टम हो क्या है, बहुत ही हाइपर सेंसिटिव हो जाए, छोटी छोटी चीजों को लेकर क्या है, चिड़चिड़ा हो जाए हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो, ठीक है, और छोटी छोटी चीजों को दिल पर लेने लग जाए ना। अब एलर्जी किससे होती है यार, एलर्जी धूल मिट्टी से हो जाती है। धूल मिट्टी क्या है, धूल मिट्टी क्या बोलूं, धूल मिट्टी क्या है, बहुत छोटी चीज है, उससे भी क्या है हमारा शरीर क्या है, उसको दिल पर ले रहा है कि यार धूल मिट्टी आ गई, तो क्या है, एलर्जी हो जाती है। इसी को कहते हैं एलर्जी। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम अगर हाइपर सेंसिटिव हो रहा है तो वो क्या है, एलर्जी दिखाएगा। एलर्जी के अंदर कौन सी एंटीबॉडी निकलती है, आईजीई एंटीबॉडी निकलती है, आपको ये ध्यान में रखनी है। एलर्जेंस द्वारा एलर्जी होती है, जिससे भी एलर्जी होगी उसको क्या कहेंगे, एलर्जन कहेंगे। जिस भी किसी चीज से एलर्जी हो रही है ना, उसको क्या कहेंगे, एलर्जन कहते हैं। एलर्जन के सामान्य जो उदाहरण है वो क्या है, धूल मिट्टी, धूल में चीचड़ी, ठीक है, चीचड़ी क्या होती है देखना भाई, ठीक है, पराग, ठीक है, प्राणी लघुशल्क क्या होता है, डेंडर एनिमल का, मतलब जो इनकी जो स्किन का जो है उड़ता रहता है हवा के अंदर, उससे क्या है कि एलर्जी होती है। और एलर्जी के अंदर यार ये कि एक बच्चा है वो क्लोज्ड एनवायरमेंट में रह रहा है ना, कि भाई घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है, ये वो अंदर रख रहे हैं ना, और खिलौने भी उसके तो वो ही हैं,
बड़े बड़े मतलब जो क्या बोलते हैं अच्छे महंगे महंगे खिलौने उसके पास में, और बहुत शहर में रहता है, तो फिर क्या है वो जैसे ही बाहर निकलेगा ना वहां से, ठीक है, इन फ्यूचर, तो उसको एलर्जी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एक बच्चा वो जो धूल मिट्टी में खेल रहा है, ठीक है, तो उसको क्या है एलर्जी होने के चांसेस कम रहते हैं। ऐसा नहीं है होगी नहीं, कंपेरेटिवली कम रहते हैं। अब ऐसा नहीं कि बचपन से एलर्जी किसी को होती है भाई, नहीं, बचपन से भी हो सकती है, जन्म से भी हो सकती है, और किसी को पहले जन्म से उस चीज से एलर्जी नहीं होती, लेकिन इन फ्यूचर आगे जाके वो एलर्जी डेवलप हो सकती है। कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको गेहूं से एलर्जी होती है, अनाज से भी एलर्जी होती है। अब जिन लोगों को गेहूं से एलर्जी है ना, वो बेचारे पूरी जिंदगी भर ना गेहूं की रोटी नहीं खा सकते और गेहूं से बना हुआ कोई प्रोडक्ट नहीं खा सकते हो, ठीक बात है। तो इस प्रकार से एलर्जी किसी भी चीज से हो सकती है भाई, है ना। अब इसके एक सामान्य जो लक्षण है वो क्या है? सामान्य लक्षण है नाक से पानी बहना, ठीक है, आंखों से पानी बहना, ठीक है, आंखें लाल होना, शरीर पर लाल निशान बना, ये सारी चीजें आपको पता ही है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब इसको एक बार एनसीईआरटी से देख लेते हैं। एलर्जी क्या है? आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ कि आप नई जगह गए हो और बिना किसी स्पष्ट कारण के छींकना और गड़गड़ाहट के साथ सांस लेना शुरू करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी जगह पर जैसे जाते हैं कि जहां पर वो एनवायरमेंट अपन को सूट नहीं करता, जहां पर रहते हैं वहां पर तो एलर्जी इतनी नहीं होती, लेकिन जहां पर अपन बाहर जाते हैं तो वहां पर क्या है एलर्जी होने लग जाती है, अपन को सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, ठीक है। मेरे साथ तो अभी तक तो होपफुली नहीं हुआ, ठीक है, और ये ठीक है होपफुली नहीं हुआ, ठीक है, आगे पता नहीं, ठीक है। तो ये क्या एलर्जी है। और जब आप उस जगह से लौट जाते हैं तो आपके ये लक्षण जो वो गायब हो जाते हैं। इनमें से कुछ लोग पर्यावरण के मौजूद कुछ कणों के प्रति संवेदनशील होते हैं, ठीक है, सेंसिटिव होते हैं। उपयुक्त अभिक्रिया पराग, चीचड़ी, माइट आदि के प्रति एलर्जी के कारण हो सकती है। भिन्न भिन्न जगहों के भिन्न भिन्न हो सकते हैं ना। पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया होती है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं एलर्जी कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षित अनुक्रिया होती है एलर्जेंस कहलाते हैं। जिनके प्रति भी क्या हो रही है एलर्जी हो रही है ना, जिनसे भी एलर्जी हो रही है उनको क्या कहेंगे एलर्जन कहेंगे, ठीक है। इनके प्रति बनने वाली प्रतिरक्षा कौन सी आईजीई प्रकार की होती है, बता चुका हूं आपको ना। एलर्जन के सामान्य जो उदाहरण वो क्या है, धूल में चिचड़ी, पराग आपका प्राणी लघुशल डेंडर आदि, ठीक है। एलर्जी अनुक्रियाओं के लक्षणों में छींकना, पनीली आंखें मतलब पानी वाली आंखें, ठीक है, बहती नाक और सांस लेने में कठिनाई शामिल है, ठीक। एलर्जी मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सीरोटोनिन जैसे रसायनों के निकलने के कारण होती है, ठीक है। एलर्जी कैसे कब होती है? जब एलर्जी किसी भी चीज से होगी तो क्या है मास्ट जो कोशिकाएं हैं, जो मास्ट सेल होती है, एक मिनट में इसको हाईलाइट भी कर देता हूं, जो मास्ट कोशिकाएं उनसे क्या निकलेगा हिस्टामिन निकलेगा और सीरोटोनिन निकलेगा, है ना। ये क्या केमिकल से कौन निकालेंगे मास्ट सेल निकालेंगी और इन्हीं की वजह से क्या होता है एलर्जी हो जाती है। एलर्जी के कारण जानने के लिए रोगी को संभावित एलर्जनों की बहुत थोड़ी सी मात्रा टीके द्वारा दी जाती है। अब किसी को एलर्जी किसी भी चीज से हो सकती है, तो कैसे पता लगेगा कि इसको एलर्जी इस चीज से है भाई? तो क्या कर सकते हैं संभावित डॉक्टर जो वो संभावित चीजें देखता है कि यार एक इस दिन में ये किस किस चीजों से कांटेक्ट में आया है और उसके हिसाब से फिर वो एलर्जी चेक करता है कि यार इस चीज से तो नहीं है, इस चीज से तो नहीं है, ऐसे चेक करनी पड़ती है कि एलर्जी किस चीज से इसको हो गई है। वरना पता थोड़ा ना लगेगा भाई किसी को गेहूं की से एलर्जी है, बचपन में नहीं थी बाद में हो गई, ठीक है, तो वो बेचारा रोटी खा रहा है उसको एलर्जी हुई पड़ी है, ठीक है, तो पता लगाना पड़ता है ना। प्रतिहिस्टामिन, एड्रेनलिन और स्टेरॉइड जैसी औषधियों के प्रयोग से एलर्जी के लक्षण जल्दी घट जाते हैं। अब आप इसमें क्या ले सकते हो, हिस्टामिन की वजह से क्या एलर्जी हो रही है, मांस कोशिका हिस्टामिन निकाल दें उसकी वजह से एलर्जी हो रही है, तो क्या ले लो बदले में आप एंटी हिस्टामिन ले लो, प्रतिहिस्टामिन ले लो, ये दवाई ले लो, ठीक है। उसके अलावा फिर एड्रेनलिन ले लो या फिर स्टेरॉइड जो दवाइयां मिलती है मेडिकल स्टोर पे वो ले लो, आपके लक्षण कम हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आधुनिक जीवन शैली के फलस्वरूप लोगों के में प्रतिरक्षा घटी है, ठीक है। आधुनिक जो अपनी जीवन शैली कुछ इस प्रकार की होगी कि इम्यून सिस्टम अपना थोड़ा सा कमजोर हुआ है और एलर्जनों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है, और जो एलर्जन है उनके प्रति क्या है संवेदनशीलता बढ़ गई अपनी, ठीक है। भारतवर्ष के महानगरों के अधिकाधिक बच्चे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता के कारण एलर्जियों और दमा, अस्थमा से पीड़ित रहते हैं। जो महानगरों में बड़े बड़े शहरों के अंदर जो मेट्रो सिटीज है, ठीक है, मुंबई, दिल्ली, ठीक है, ऐसे जो सिटीज है उनके अंदर जो बच्चे रह रहे हैं वो बहुत ही क्लोज इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, और उनके अंदर भी वही जो कोठे बंगले वाले लोग हैं, वहां के कोठे बंगले वाले जो लोग हैं उनके जो बच्चे वो तो यार बहुत ही वैसे, ठीक है, मतलब वो तो धूल में उतरते भी नहीं होंगे ना, ठीक है। मतलब घर के गेट के आगे गाड़ी खड़ी है और उसमें जा रहे हैं स्कूल तक, स्कूल से गाड़ी घर तक, ठीक है। और गाड़ी भी ऐसा नहीं कि स्कूल बस में जा रहे हैं, वो तो गाड़ी में अपनी पर्सनल गाड़ी में जाते हैं, तो वहाँ कोई भाई धूल मिट्टी का कोई एक्सपोजर ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो ये सिस्टम है भाई, ठीक है। तो उनके लिए एलर्जी का थोड़ा सा ज्यादा रहता है ना, अस्थमा और एलर्जी की ज्यादा प्रॉब्लम उनके अंदर देखी जाती है। इसका कारण बच्चों के प्रारंभिक जीवन काल में उन्हें बहुत ही रक्षित क्लोज्ड इन्वायरमेंट, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट पे रखना हो सकता है, ठीक है।
चलो आ जाओ, स्व प्रतिरक्षा की बात भी कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। उच्चतर कशेरुकियों में विकसित स्मृति आधारित उपार्जित प्रतिरक्षा अपनी कोशिकाओं को विजातीय जीवों जैसे रोगाणु के बीच भेद करने में सक्षम होती है। स्व प्रतिरक्षा क्या है कि खुद की कोशिकाओं और दूसरी कोशिकाओं में क्या है, फर्क कर सकता है अपना इम्यून सिस्टम, ठीक है। भेद कर सकने की जो इस क्षमता का आधार क्या है, यह हमें अभी भी पता नहीं चला है। अब ये भेद करने की जो क्षमता, इसका आधार क्या है, आधार क्या होता है, ये हमें अभी नहीं पता चला। एनसीईआरटी यही कहती है। फिर भी इस बारे में दो उप सिद्धांतों को समझना होगा। दो उप सिद्धांत है इसके बारे में, उनको समझते हैं, ठीक है। पहला, उच्चतर कशेरुकी विजातीय अणुओं और विजातीय जीवों को भी पहचान सकते हैं। जो उच्चतर आपके कशेरुकी है वो विजातीय अणुओं को और विजातीय जो जीव है उनको भी पहचान सकते हैं। मतलब अपने शरीर के कोई अणु नहीं है, कोई कण नहीं है, उसको भी अपना शरीर पहचान लेगा, और कोई जीव है उसको भी पहचान लेगा। रोगजनक कोई जीव है, दूसरा वायरस है, बैक्टीरिया है, इनको पहचान नहीं लेता अपना शरीर, उसके खिलाफ क्या एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। प्रयोगात्मक प्रतिरक्षा विज्ञान इस संबंध में जानकारी देता है। दूसरा, कभी कभी आनुवंशिक और अज्ञात कारणों से शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला करने लग जाता है। लेकिन कुछ जेनेटिक और अज्ञात कारण कुछ ऐसे हैं, कुछ आनुवंशिक कारण और कुछ अज्ञात कारण ऐसे हैं कि शरीर जो है वो खुद की कोशिकाओं पर ही क्या अटैक करने लग जाता है। भाई दूसरी कोशिका अगर शरीर के अंदर आ रही है, कोई रोगाणु आ रहा है, उस पर अटैक करे, बढ़िया बात है। लेकिन शरीर जब खुद की कोशिकाओं पर अटैक करने लग जाएगा तो वो तो गलत बात है। उसको क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। इस प्रकार की डिजीज को क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसके फलस्वरूप शरीर की क्षति पहुंचते, बिल्कुल यार, खुद की शरीर पर खुद का शरीर अटैक करेगा तो क्षति तो पहुंचेगी। जो क्या कहते हैं, स्व प्रतिरक्षा रोग कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं इनको, है ना। हमारे समाज में बहुत से लोग आमवती संधिशोथ से पीड़ित होते हैं। संधिशोथ क्या होता है, रिम्यूटॉइड आर्थराइटिस जो है ये आमतौर पर अपने को मिलता है देखने में। एक ये क्या है, स्व प्रतिरक्षा रोग है, जो रिम्यूटॉइड आर्थराइटिस है, ये क्या है, स्व प्रतिरक्षा रोग ही है, ऑटो इम्यून डिजीज ही है, ठीक है। यहां तक अपना क्लियर है। फिर अपन बात करेंगे एड्स की बात करते हैं। जो एड्स की बात कर रहे हैं, मेन टॉपिक जो बच्चे अपने एड्स और कैंसर, फिर अपना जो है अपना ड्रग्स वाला है, ठीक है। आ जाओ। एड्स की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। भैया सिंड्रोम का क्या मतलब है, सिंड्रोम का मतलब बता दीजिए पहले आपको। सिंड्रोम का मतलब होता है यार कि बहुत सारे, ठीक है, सिम्टम्स का समूह, लक्षणों का समूह है, लक्षणों का समूह है, क्या है, सिंड्रोम कहलाता है जी, ठीक है। तो एड्स की फुल फॉर्म आपको पहले तो याद होनी चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। किसकी वजह से होता है, ये एचआईवी की वजह से होता है। एड्स किसकी वजह से होता है, एचआईवी, ठीक है। अभी बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। वायरस दूसरा है, ठीक है, अभी बात करेंगे ना। एड्स का पहला जो केस आया ना, एड्स का पहला केस कब आया, 1981 के अंदर, 1981 के अंदर आया ये, ठीक है। पिछले 25 सालों में पूरे विश्व में फैल गया ये एड्स जो है, पिछले 25 साल के अंदर पूरे विश्व के अंदर फैल गया, और 25 मिलियन से अधिक लोगों की इसने जान ली है, ठीक है। 25 मिलियन से अधिक लोगों की इन्हें जान ली, ठीक है। किससे होता है, कोज्ड बाय एचआईवी वायरस से होता है, ठीक है। कौन सा, ये रेट्रोवायरस पश्च विषाणु जो वायरस, एक रेट्रोवायरस एक बड़ा ग्रुप है, ठीक है। रेट्रोवायरस एक ग्रुप का नाम है, ठीक है, उस ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। उस वायरस से क्या है, ये एड्स होता है, एचआईवी, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। एचआईवी जो है वो अटैक करता है किस पर, मैक्रोफेज पर अटैक करता है। एचआईवी जो है वो मैक्रोफेज और टी लसिकाओं पर क्या है, अटैक करता है। जो एचआईवी वायरस आएगा, एचआईवी जो है ये कहां अटैक करेगा, ये मैक्रोफेज और टी लसिकाओं पर अटैक करता है। इनको ये टारगेट बना के रखता है, ठीक है। अब क्यों बनाता है अभी बताऊंगा, ठीक है। और इन पर ये एचआईवी अटैक तो करता ही है, उसके अलावा मैक्रोफेज को एचआईवी फैक्ट्री बना देता है, एचआईवी की फैक्ट्री बना देता है। मतलब मैक्रोफेज जो है उस पर अटैक भी करेगा एचआईवी, और मैक्रोफेज को अपने कब्जे में इस प्रकार से ले लेगा कि उसके बाद में मैक्रोफेज जो है वो एचआईवी वायरस ही बनाने लग जाता है, ठीक है। उस पर इतना ऐसा अटैक करेगा। अभी आपको एनसीईआरटी से समझते हैं इसको, ठीक है। पहले इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर अपन उस डायग्राम से देखेंगे, आपको एक एक चीजें क्लियर हो जाएंगी। एड्स शब्द उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण, वही आपका जो मैंने इंग्लिश बताया उसको हिंदी में यही नाम होगा ना, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, के लिए प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ है प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता जो व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होती है, ठीक है। जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसकी न्यूनता, मतलब उसकी कमी आएगी, और जो अपने पूरे जीवन काल में अपन को मिली है। भाई एड्स कोई बचपन से तो है नहीं, ठीक है, कुछ समझना ना, हाँ, बचपन से भी होता है, अभी बताएंगे उसके कारण भी बताएंगे ना। और जो इस बात का संकेत है कि यह न्यूनता कोई जन्मजात रोग नहीं है, जन्मजात रोग तो नहीं है, लेकिन फिर भी मदर से आता है ये रोग, है ना, अभी बताएंगे इस बारे में। एड्स का सबसे पहला जो केस है वो कब आया, 1981 के अंदर आया था, ठीक है, जो लगभग पिछले 25 वर्षों में सारे विश्व में फैल गया है। इस रोग से 2,50,00,000 25 मिलियन ही होता है, ठीक है, लोगों की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। अब ये ध्यान से देखना,
पश्च विषाणु, मैंने आपको बता दिया पश्च विषाणु क्या है, रेट्रोवायरस कहते हैं इंग्लिश में, है ना। ये जो पश्च विषाणु, ठीक है, इसके अंदर क्या है जी, ये आरएनए का वायरस है। कैसा है, आरएनए का वायरस है ये, ठीक बात है। ये वायरस आया और ये अटैक कर दिया, जिसने किस पर अटैक किया, ये क्या है, मैक्रोफेज है। ये क्या है, मैक्रोफेज है, ठीक है, मैक्रोफेज कोशिका है, ठीक है। इस पर क्या किया, इसने अटैक कर दिया, ठीक है। और ये वायरस कैसा है, आरएनए वाला है। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है, ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी। कैसा है ये, आरएनए, ठीक है, आरएनए का। अब ये जो है पश्च विषाणु जो है, ये इसके अंदर जाएगा, कोशिका के अंदर घुसेगा। जैसे ही ये इसके अंदर घुसेगा कोशिका के अंदर, ठीक है, ये जो आरएनए जो है वो डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जो पश्च विषाणु है वो आरएनए का था, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। डीएनए में कन्वर्ट होने के लिए उसको जरूरत पड़ेगी किसकी, उसको जरूरत पड़ेगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर डीएनए को आरएनए में बदलना है, डीएनए को आरएनए में बदलना है, तो किसकी मदद लेनी पड़ती है, ट्रांसक्रिप्टेज की मदद लेनी पड़ती है, ट्रांसक्रिप्टेज की मदद लेनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन वही मैं बात करूं इसका उल्टा, ठीक है, भाई डीएनए से आपको आरएनए बनाना है, ट्रांसक्रिप्टेज, लेकिन आरएनए से अगर आपको डीएनए बनाना है तो क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद लेनी पड़ेगी। उल्टा है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद लेनी पड़ेगी, है ना। तो अपना जो वायरस है एचआईवी वाला, वो कैसा है, आरएनए है, ठीक है। इसको जैसे कोशिका के अंदर आएगा, ठीक है, विषाणु ये डीएनए प्रतीप मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज द्वारा उत्पन्न होगा। अब ये जो है आरएनए जो है वो डीएनए में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से डीएनए बन गया। अब ये जो डीएनए है ना, अब ये जो डीएनए बन गया, अब ये जो है इस कोशिका के डीएनए के साथ में जाकर मिल जाएगा जी, ठीक है। वायरस आया, कोशिका के अंदर घुसा, वो खुद आरएनए का था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से डीएनए में बदल गया। अब ये जो डीएनए के अंदर बदला है ना, ये डीएनए जाके किस में जुड़ जाएगा, कोशिका के डीएनए के अंदर जाके जुड़ जाएगा। कोशिका के अंदर डीएनए के अंदर जाके जैसे ही जुड़ेगा ना, अब कोशिका जो है पूरे किसके वश में हो चुकी है, इस वायरस के वश में हो चुकी है। अब जो है ये मैक्रोफेज है, इसको जैसे जैसे वो वायरस कहेगा ये वैसे वैसे काम करेगी। उसकी सारी मशीनरी जो है वायरस ने अपने हाथ में ले ली है। अब इसने क्या करेगी, ये कहेगी, ये जो वायरस है इसका डीएनए कहेगा कि अब तू क्या है, नए वायरस बना, यहां से क्या है, नए वायरस बना, जो तो काम कर रही थी पहले उसको छोड़ और मैं कहता हूं वैसे काम कर, नए वायरस बना। तो ये जो उसका डीएनए है ना, ये जो उसका डीएनए था, ठीक है, उसके अंदर ये वायरस का डीएनए घुस गया जी। वायरस का डीएनए जैसे ही घुसा, अब ये क्या, नए विषाणु जो वो उत्पन्न करने लगी, ठीक है। यहां से आरएनए बना और ये नए विषाणु जो उत्पन्न करने लग गई। नए विषाणु कोशिकाओं से दूसरी कोशिकाओं को प्रभावित करेंगे। अब ये पहली एक कोशिका पर इसने अटैक किया, इस कोशिका को अपने मशीनरी हाथ में ले ली, उसके बाद में इससे नए वायरस बनाने लग गई। एक ही वायरस आया, एक कोशिका पर अटैक किया, उससे नए नए वायरस बनाए। अब देखो कितने सारे वायरस बन गए। अब ये जाके दूसरी कोशिकाओं पर अटैक करेंगे, उनसे फिर वायरस बनाएंगे। इस प्रकार से जो है ये क्या है, एचआईवी की फैक्ट्री बना देता है। किसको, मैक्रोफेज को क्या बना देता है, एचआईवी की फैक्ट्री। देखो बहुत सारे वायरस बन रहे हैं तो फैक्ट्री होगी ना ये, तो इसलिए कहते हैं मैक्रोफेज को एचआईवी की फैक्ट्री बना देता है। ठीक बात है, और समझ में आई या नहीं आई ये बात, ठीक बात है। अब ये जाके दूसरी कोशिकाओं को इन्फेक्ट करेंगे। इस प्रकार से सारी कोशिकाओं को अपने हाथ में ये ले लेते हैं। ठीक बात है, चलो आगे बात करते हैं। एड्स का एक विषाणु रोग है जो मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस के कारण होता है। एचआईवी विषाणुओं के इस समूह में आते हैं जिसे पश्च विषाणु समूह है, ठीक है, रेट्रोवायरस, ठीक है, कहते हैं, जिनमें आरएनए जीनोम है जिसको ढकने के लिए आवरण होता है। आमतौर पर एचआईवी का संक्रमण निम्नलिखित से होता है, ठीक है। आमतौर पर कैसे हो सकता है एचआईवी का संक्रमण, संक्रमित व्यक्ति से यौन संपर्क हो, ठीक है, कोई संक्रमित व्यक्ति है उसके साथ में अगर यौन संपर्क है तो उसे क्या एड्स हो जाएगा। संदूषित रक्त, ठीक है, और रुधिर उत्पादों के आधान से, अगर किसी का भाई रक्त में उसका संदूषित है उसका रक्त, और उसका रक्त किसी पेशेंट को चढ़ा दिया जाए तो उसको अगर एचआईवी एड्स है तो उसके भी चला जाएगा वो, ठीक है। चलो, संक्रमित सुइयों के साझा से, जैसा कि अंतःशिरा इंट्रावेनस द्वारा ड्रग का कुरुपयोग करने वालों के मामले में, ठीक है, जैसे कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, अपने दोस्त को लगा दिया इंजेक्शन, उसी से अपने इंजेक्शन ठोक लिया, ठीक है, तो वो नीडल थोड़ा ना चेंज करते हैं, वो तो एक ही नीडल से सारे ग्रुप के अंदर सारे उससे इंजेक्शन ड्रग्स जो है वो लेते रहते हैं। तो ऐसे केस में क्या है, एड्स होता है, ठीक है। संक्रमित मां से अपरा द्वारा उसके बच्चे में, और तीसरा जो चौथा जो है वो क्या है, अगर कोई मां है जो है, मदर जो है वो संक्रमित है, उसके एड्स है, तो उसके जो बच्चा होगा उसके अंदर जो है एड्स आ सकता है, अपरा के थ्रू एड्स उसके बच्चे के अंदर भी हो सकता है। बच्चे ने कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी उसके एड्स हो सकता है, ठीक है। इसलिए जिन लोगों को यह संक्रमण होने का बहुत ज्यादा खतरा है वे ऐसे व्यक्ति को
ऐसे व्यक्ति अनेक से मैथुन करते हैं या मादक द्रव्य वेचनी जो अंतःशिरा द्वारा ड्रग लेते हैं। ठीक है, अब एक तो ये हो गया कि अनेक लोगों से मल्टीपल पार्टनर रखते हैं अपने ना। ठीक है, मल्टीपल पार्टनर रखेंगे तो उनके अंदर ये दिक्कत आएगी, मतलब अनेक जो लोगों से यौन संपर्क करेंगे तो उनके अंदर ये दिक्कत आएगी। उसके अलावा इंट्रावेनस ड्रग किसको कहते हैं? एक सुई से जो लेते हैं ना, ये ड्रग लेते हैं। ठीक है, देखे होगा आपने फिल्मों में कि एक के लगा दी, फिर अपने दोस्त को भी, खुद को भी, ठीक है, उसी सुई से घुसेड़ते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें बार बार रक्त आदान की जरूरत होती है, और ऐसे व्यक्ति जिनको बार बार अपने क्या है रक्त ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, तो उनके अंदर भी ये दिक्कत हो सकती है ना। चलो, यहां पर ध्यान देना ही महत्वपूर्ण है कि एचआईवी एड्स केवल छूने या शरीर के संपर्क आने से नहीं फैलता है। केवल आप टच कर रहे हो, किसी को टच कर रहे हो, किसी को छू रहे हो, ठीक है, नॉर्मल आप कांटेक्ट कर रहे हो तो उसमें गले मिल रहे हो, उससे एचआईवी नहीं फैलता है। ठीक है, कोई किसी को एचआईवी भाई एड्स हो भी गया है तो उसको ऐसा नहीं कि भाई उसको भगा दो बाहर, है ना भाई, आप हाथ मिला रहे हो, गले मिल रहे हो, इससे एचआईवी नहीं फैलता है। ठीक है बात है, यह केवल शरीर के स्रावित द्रव्यों से फैलता है। जो शरीर के स्रावित द्रव्य हैं उनसे से यह फैलेगा। इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है कि शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक स्वस्थता के लिए यह आवश्यक है कि एचआईवी एड्स प्रभावित व्यक्ति को परिवार से या समाज से अलग थलग नहीं किया जाए। ठीक है, पता लगाइए और ऐसी परिस्थितियों की सूची बनाइए। संक्रमण होने और एड्स के लक्षण प्रकट होने के बीच हमेशा अंतराल होता है। संक्रमण जब होगा ना, संक्रमण किसी व्यक्ति में होगा एड्स का, तो उसके लक्षण आने में बहुत वक्त लगता है, बहुत ज्यादा वक्त लगता है। 5 से 10 साल का टाइम लगता है। 5 साल पहले और 10 साल पहले किसी के अंदर भाई संक्रमण हो गया एड्स का, ठीक बात है, और 10 साल बाद में उसके सिम्टम आएंगे, तो 10 साल तक तो क्या है वो पता नहीं कितनों को बांट देगा। अगर वो अनेक मल्टीपल पार्टनर अगर रख रहा है तो वो पता नहीं कितनों को बांट देगा वो एड्स। ठीक है, क्योंकि उसको खुद वो नहीं पता बेचारे को कि भाई मेरे को एड्स हो चुका है, क्योंकि वो टाइम कितना लेता है, ये एड्स अपना लक्षण दिखाने में कितना टाइम लगता है, 5 से 10 साल का टाइम लेता है। ठीक है, अभी बताते हैं आगे। यह अवधि कुछ महीनों से लेके कई वर्षों तक होती है, प्राय 5 से 10 वर्षों तक की हो सकती है। ठीक है, व्यक्ति के शरीर में आने के बाद विषाणु भ्रतभक्षकाणु कौन से होते हैं? मैक्रोफेज, है ना, मैक्रोफेज में प्रवेश करता है, जहां उसका आरएनए जो जीनोम है वो विलोम ट्रांसक्रिप्टेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से प्रकृतियन रेप्लिकेशन करता है और विषाणुवीय डीएनए में बनाता है ना, आरएनए जो है वो डीएनए में बदल जाता है। यह विषाणुवीय जो डीएनए वो परपोषी की कोशिका में जो डीएनए उसके अंदर संविष्ट होकर, ठीक है, संक्रमित कोशिकाओं को विषाणु कण पैदा करने का निर्देश देता है। फिर उसको मशीन अपने लेगा और क्या करेगा कि विषाणु कण बना हुआ आप सारे, है ना। भ्रतभक्षकाणु जब विषाणु उत्पन्न करना जारी रखते हैं और इस तरह से एचआईवी फैक्ट्री की तरह काम करने लग जाते हैं। इसके साथ ही एचआईवी सहायक जो टी लसिकाणु जो है, ठीक है, टी लसिकाणु के बारे में थोड़ी सी मैं आपको बात बता देता हूं। टी लसिकाणु जो है, टी लसिकाणु 3 प्रकार की होती हैं ये, टीएच, टीके और एक होती है टीएस। बताता हूं इसके बारे में। टीएच की बात कर देते हैं सबसे पहले। टीएच जो है इसका फुल फॉर्म है टी हेल्पर सेल, है ना। टी हेल्पर सेल काम करती है किसका? ये हेल्प करती है किसकी? बी लिम्फोसाइट, जो आपकी बी लसिकाणु उसकी हेल्प करती है किसमें? एंटीबॉडी बनाने में। बी लसिकाणु क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाती है। उसकी हेल्प कौन करता है? टीएच जो है ये उसकी हेल्प करती है। ठीक बात है भैया, इसकी हेल्प करती है। ठीक है, आ जाओ अब। और टीके का क्या काम है? टीके का काम बता देता हूं आपको। टीके जो है इसका नाम क्या है? टी किलर सेल, है ना। ये मारने का काम करती है। ये जिसको देखेगी मार देगी उसको, जिसको देखेगी मार देगी उसको, कोई बाहर की कोशिश आएगी उसको मार देगी। तो ये लड़ाई झगड़े वाली काम करते हैं ना, लड़ाई झगड़े वाला काम ये टीके करती है। ठीक है, अब टीएस क्या काम करती है? टीएस का मतलब टी सप्रेसर सेल। ठीक है, इसका क्या काम है बताता हूं। टीके जो है ना, टी किलर सेल जो है इसका मारने का काम है, लड़ाई करने का काम है। अब मान लो 1-2 ग्रुप है, ठीक है, 15-20 लड़के इधर है, 15-20 लड़के इधर है, दोनों ग्रुप में क्या होगी? लड़ाई हो गई। ठीक है, तो ग्रुप में जो है कुछ दोस्त ऐसे बाहर के बुलाए हुए होते हैं ना लड़ाई के टाइम पे कि खुद सारे 15-20 आपस में नहीं जानते सारे, है ना। और भाई किसी का दोस्त वो होगा, किसी का दोस्त वो होगा, आपस में नहीं जानते। तो लड़ाई में क्या है, कई बार खुद वाले ग्रुप में भी वो थप्पड़ मार देंगे ना, गुस्से में मार देंगे भाई, उसको थोड़ा पता है कि अपने वाला है, गुस्से में थोड़ा ध्यान देंगे, मार दिया उसको भी थप्पड़। तो किसी भी घर ग्रुप में एक ऐसा इंसान होता है जो समझाने वाला होता है कि भाई लड़ाई मत करो, उसकी ज्यादा लग जाएगी, मर जाएगा ये वो। ठीक है, समझाने वाला होता है। वो समझाने वाला कौन है? टी सप्रेसर सेल, ये समझाने वाला है। जब टी किलर सेल मार रही होती है और ये मारने में इसका दिमाग इतना पागल हो जाता है, ये अपने वाली कोशिकाओं भी कई बार अटैक करने लग जाती है। तो उस टाइम पर टी सप्रेसर सेल वो क्या करती है? सप्रेस करती है कि ना रुको भाई रुको, अपने वाली पर तो अटैक मत करो कम से कम। ठीक है, समझो। आ जाओ वापस।
जो HIV सहायक टी लसिकाणु, जो सहायक मतलब टी हेल्पर सेल है ना, टी लसिकाणुओं की एक प्रकार है, उप समुच्चय बता दिया मैंने आपको 3 प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में आप ऊपर प्रतिरक्षा तंत्र में पढ़ चुके हैं, में घुस जाता है, प्रतिकृति बनाता है और संतति विषाणुओं को पैदा करता है। ठीक है, इसको खत्म कर देगा। अब इसको खत्म कर दिया तो ये उसकी हेल्प नहीं कर पाएगा, किसकी, बी लसिकाणु की हेल्प नहीं कर पाएगा। बी लसिकाणु की हेल्प नहीं कर पाएगा तो वो क्या है, एंटीबॉडी नहीं बनेगी, है ना। रुधिर में छोड़े गए संतति विषाणु दूसरे सहायक टी लसिकाओं पर हमला करेंगे। ठीक है, और यह क्रम बार बार दोहराया जाता है, जिसकी वजह से संक्रमित व्यक्ति में शरीर में सहायक टी लसिकाओं की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होने लग जाती है। इस अवधि के दौरान बार बार बुखार, दस्त आते हैं तथा वजन घटता रहता है। ठीक है, जिसके अंदर एड्स होगा उसका वजन बहुत कम हो जाता है। ठीक है, सहायक टी लसिकाओं की संख्या में गिरावट के कारण व्यक्ति जीवाणुओं, विशेष रूप से माइक्रोबैक्टीरियम विषाणुओं, कवकों, यहां तक कि टॉक्सोप्लाज्मों की वह जैसे परजीवियों के संक्रमण का शिकार हो जाता है। जिसके अंदर एड्स हो जाता है ना, उसकी इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है कि जिन रोगजनकों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो भी क्या है, रोग करने लग जाते हैं। जिनकी कोई वैल्यू नहीं है भाई, रोग जनको, पैथोजन हो या फिर एंटीजन जो है, इनके मार्केट के अंदर उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनसे कोई रोग नहीं हो पाता क्योंकि अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। लेकिन जिस इंसान के एड्स हो गया ना, उसका इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो जाता है ना कि जो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है जिस रोगजनक की, वो भी जाके उसमें रोग कर देता है। ठीक बात है, समझ गए, आ जाओ। रोगी में इतनी प्रतिरक्षा न्यूनता हो जाती है कि वह इन संक्रमणों से अपनी परीक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। एड्स के लिए व्यापक रूप से काम में लाया जाने वाला जो नैदानिक परीक्षण है वो क्या है, एंजाइम्स संलग्न प्रतिरक्षा रोधी आमापन, एलिजा। ठीक है, एलिजा क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे ही आपको याद रखना है, एलिजा टेस्ट होता है। ठीक है, प्रतिपक्ष विषाणुवीय एंटी रेट्रोवायरल औषधियों की से एड्स का उपचार आंशिक रूप से ही प्रभावी है। अब अपन क्या है, वायरस से होने वाली बीमारी है और इसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाता है कि संक्रमण हो गया, उसके 10 साल बाद लक्षण पता लगते हैं तो साल में तो पूरी बॉडी डैमेज कर देगा वो। तो इसमें क्या है, एंटी जो रेट्रोवायरल जो ड्रग्स हैं, दवाइयां जो हैं, वो क्या है, आंशिक रूप से प्रभावी होती है, मतलब जीवन को बढ़ा सकती हैं, पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकती है ना, इसलिए बचाव ही उपाय है। ये औषधियां रोगी की अवश्यम भावी मृत्यु को आगे सरका सकती हैं। ठीक है, रोक नहीं सकती, ठीक है, मृत्यु को रोक नहीं सकती लेकिन आगे सरका सकती है ना। एड्स की रोकथाम की बात करते हैं। एड्स को ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए रोकथाम ही सबसे उत्तम उपाय है। ठीक है, इसके अलावा HIV संक्रमण सचेतन व्यवहार पैटर्न के कारण फैलता है कि न कि न्यूमोनिया या टाइफाइड की तरह अनजाने में। ठीक है, ये अनजाने में तो नहीं फैलता जी। ठीक है, अपन बचना चाहें तो बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं, ये ठीक है कि रक्त आधान रोगियों में, नवजातों में, मां से आदि में ये संक्रमण सही निगरानी मॉनिटरिंग न होने के कारण हो सकता है। अब नवजात के अंदर अगर किसी मदर को एड्स है, ठीक है, तो डॉक्टर जो उसको पता टेस्ट वगैरह करेगा तो उसको पता लग जाएगा। ठीक है, तो वो बता देगा उसको। ठीक है, या फिर किसी को ब्लड चढ़ा रहे हैं तो डॉक्टर को पता लग जाएगा ना, टेस्ट करना चाहिए ब्लड की, भाई जो ब्लड अपन चढ़ा रहे हैं वो सही ब्लड तो है ना। ठीक है, तो डॉक्टर अगर सही से मॉनिटर करेगा तो उन लोगों में ये नहीं होगी। अनजाने में तो ये दो ही केस हैं, बाकी तो सबको जानबूझ के होगा। कोई अनेक पार्टनर रख रहा है भाई, ठीक है, अनेक लोगों के साथ में यौन संपर्क कर रहा है, सेक्स कर रहा है, तो उसके अंदर तो दिक्कतें आएंगी, उसको पहले से पता होना चाहिए इस चीज की, है ना। एकमात्र भावना अनभिज्ञता हो सकती है, लेकिन कहावत बिल्कुल सही है कि अज्ञानता के कारण मत मरो। हमारे देश में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है और अन्य गैर सरकारी संगठन NGOs हैं जो लोगों को एड्स के बारे में शिक्षित करने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। HIV संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, अनेक कार्यक्रम आरंभ किए। रक्त बैंकों के रक्त को HIV मुक्त करना। ठीक है, सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में, क्लिनिकों में केवल प्रयोज्य डिस्पोजेबल सुइयां, देखा होगा आपने कि एक बार इंजेक्शन यूज किया उसके बाद में उसको नीडल को फेंक देते हैं ना। सीरीज में काम में लाई जाती हैं। इसकी व्यवस्था करना, कंडोम का मुफ्त वितरण, ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त में मिलता है भाई, है ना। ड्रग के कुरुपयोग को नियंत्रित करना, सुरक्षित यौन संबंधों की सिफारिश करना, सुग्राही समष्टि, ठीक है, ससेप्टेबल पॉपुलेशन में HIV के लिए नियमित जांच को बढ़ावा देना, इन कार्यक्रमों में से कुछ एक है। ठीक है, तो लोगों को जागरूक करना, ये सारी चीजें, ठीक है, और कॉन्डम्स का अवेलेबल कराना फ्री, ठीक है, अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा डिस्पोजेबल जो सिरिंज है वो रखना, ठीक है, वो सारी चीजें, इससे बच सकते हैं एड्स से। HIV के संक्रमण से
से एड्स से ग्रस्त होना कोई ऐसी बात नहीं है जिसे छुपाया जाए, ठीक है, छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि छुपाने से संक्रमण और भी ज्यादा लोगों में फैल जाता है। समाज में एचआईवी एड्स संक्रमित लोगों को सहायता और सहानुभूति की जरूरत होती है एवं इन्हें है दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जिनको एड्स हो गया उनको भाई गलत दृष्टि से मत देखो, ठीक है। जब तक समाज इसे एक ऐसी समस्या के रूप में नहीं देखेगा जिसका समाधान सामूहिक तौर पर किया जाना चाहिए, तब तक ऐसे रोग व्यापक रूप से फैलने की गुंजाइश कई गुना ज्यादा बढ़ेंगे। यह एक ऐसी व्याधि है जिसे फैलाव को समाज चिकित्सक वर्ग के सम्मिलित प्रयास से ही रोका जा सकता है। ठीक बात है, नॉर्मल बात है। आज कैंसर की बात करेंगे। आज कैंसर क्या है जी? मानव में बहुत भयानक बीमारी होती है ये, ठीक है। कैंसर जो है मानव के अंदर बहुत भयानक बीमारी है। पूरे विश्व में यह बीमारी मौत का मुख्य कारण है जी, ठीक है। पूरे विश्व के अंदर यह मौत का मुख्य कारण है। कैंसर सबको पता है भयानक बीमारी है ही। ऑन्कोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ कैंसर। कैंसर की स्टडी को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ध्यान में रखने की बात है ना। कैंसर होता क्या है जी? कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि होने लग जाती है। कैंसर क्या होता है? कोशिका जो अपनी जो सेल्स हैं उनकी अनियंत्रित वृद्धि होने लग जाती है, और जब अनियंत्रित वृद्धि होगी तो क्या बनेगी? ट्यूमर बन जाएगी, गांठ बन जाएगी, जिसको न्यूप्लाज्म कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में अर्बुद कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसकी वजह से कोशिका जो है उसकी अनियंत्रित वृद्धि होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो पहले कोशिका क्या थी? ऐसी, ये नॉर्मल शेप है जी, कोशिका का नॉर्मल शेप है। लेकिन अब ये क्या है? अनियमित वृद्धि करने लगी। तो अनियमित वृद्धि करेंगे तो कुछ इस प्रकार से क्या है? बहुत सारी कोशिका अनियमित वृद्धि कर लेंगी। अनियमित वृद्धि कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार की संरचना बन जाएगी। तो ये क्या है? गांठ है, ट्यूमर है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? अर्बुद कहते हैं, ठीक है। पोषण के लिए कंपटीशन होगा। अभी इतनी बड़ी बड़ी कोशिका हो जाएंगी। पहले क्या है? आराम से सारी शेप साइज सबकी बढ़िया थी, तो सबके पोषण बराबर मिल रहा था। लेकिन अब क्या है? ये गांठ बन गई, तो ये पोषण जो है कंपटीशन होगा ये पोषण के अंदर अब, है ना। सामान्य कोशिका जो होती है उसके अंदर संस्पर्श संदमन एक इसके अंदर गुण होता है। जो एक नॉर्मल कोशिका होती है उसके अंदर संस्पर्श संदमन का एक गुण होता है। वो क्या होता है? इंग्लिश में उसको कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं। सिद्धांत सुनना होता क्या है? जब नॉर्मल कोशिका होती है, नॉर्मल कोशिका जब होती है, नॉर्मल शेप की होती है, तो जैसे ही कोई कोशिका बीच में से मोटी होने लगेगी, कोई बड़ी साइज की होने लगेगी, तो वो दूसरी कोशिका से टकराएगी। जैसे ही वो टकराएगी तो दूसरी वाली कोशिका उसको कहेगी कि देख बहन मोटी मत हो, वापस तेरी नॉर्मल साइज में आ जा, मेरे टच मत हो आकर, ठीक है। जैसे ही वो इधर उसको धक्का मारेगी, वो मोटी होगी, वो उधर इसके पास में दूसरी कोशिका की टकराएगी, दूसरी कोशिका उसको बोलेगी बहन मेरे मत टकरा, ठीक है, पतली हो जा। तो उसको अपनी शेप मेंटेन करनी पड़ेगी। यही क्या है? इसी को कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं, संस्पर्श संदमन कहते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल कोशिकाओं के अंदर ये गुण होता है। लेकिन जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर संस्पर्श संदमन का जो गुण है वो खत्म हो जाता है। जब मोटी होने लगेगी, एक से कोशिका मोटी होने लगेगी, वो दूसरी के टच होगी। जब टच होगी तो दूसरी कोशिका कहेगी बहन तू मोटी होगी, मैं भी मोटी हो जाऊंगी, क्योंकि वो गुण जो वो खत्म हो चुका है, ठीक है। नॉर्मल कोशिका के अंदर वो गुण होता है कि एक मोटी होगी, दूसरी उसके थप्पड़ मारेगी, पतली हो। लेकिन जब कैंसर कोशिका होती है उनके अंदर एक मोटी होगी, दूसरी कहेगी मैं भी मोटी होंगी, ठीक है। आज तो ट्यूमर समझ में आपको? अर्बुद क्या है, कैसे बनती है? कोशिकाओं की ग्रोथ होती है, मतलब अनियमित ग्रोथ होती है, उससे क्या है? अर्बुद ट्यूमर बनती है। अब ट्यूमर जो वो दो प्रकार की होती है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ध्यान से सुनना। ट्यूमर अर्बुद जो वो दो प्रकार के होते हैं, एक है आपका सुदम अर्बुद और एक है दुर्दम अर्बुद, ठीक है। सुदम अर्बुद को इंग्लिश में कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। क्या होता है इसके अंदर? ये मूल स्थान पर सीमित रहती है। मान लो जहां पर भी ये जो अर्बुद है, ये जो गांठ है, ये जो ट्यूमर है, जहां पर भी हो गई ना वहीं रहेगी। मान लो किसी गले के अंदर ये ट्यूमर हो गई तो उस गले तक ही सीमित रहेगी, अन्य स्थानों पर नहीं जाएगी। ये क्या होती है? सुदम अर्बुद होती है, बिनाइन ट्यूमर होती है। दूसरे भागों में ये नहीं फैलती है, और जब ये दूसरे भागों में नहीं फैलेगी तो ये कम क्षति करती है, कम नुकसान करेगी, क्योंकि एक जगह पर ही है और एक जगह पर ट्रीट करना भी आसान होता है यार, ट्रीटमेंट करना भी आसान होता है उसका, क्योंकि एक जगह पर सर्जरी करके उसको निकाल दी, ठीक है। लेकिन अब बात करें दुर्दम अर्बुद की, मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें, तो ये तेजी से बढ़ती है, ये बहुत तेजी से बढ़ती है और ये रक्त द्वारा फैल जाती है। रक्त द्वारा गले में किसी को हुई है तो फिर पैर में भी हो सकती है, पेट में भी हो सकती है, अलग अलग जगह पर जाके ये फैल जाती है। और इस जो फैलने की जो उसका गुण है इसको क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस कहते हैं। एग्जाम में आया हुआ है ये चीज, है ना, ध्यान से सुन लो भाई। रक्त द्वारा फैलती है क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस कहते हैं। कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती हैं और पोषण के लिए कंपटीशन करते हैं। अब कोशिका तेजी से विभाजित होंगी तो पोषण की तो भाई लिमिटेड पोषण मिलता है, तो इसलिए क्या होगा? कंपटीशन होगा उनके बीच में, ठीक है। हाईली डैमेजिंग होती है ये, ठीक है, डैमेज करेंगी पूरे शरीर को, ठीक है। अब डैमेज कैसे करेंगी? अब ये मान लो एक अर्बुद बन गया, ठीक है, ठीक है, और ये बेचारी नॉर्मल कोशिकाएं हैं, ठीक है, तो जो पोषण इनके लिए आएगा ना उसको तो ये खींच लेंगी, ठीक है, तो नॉर्मल कोशिकाओं को पोषण नहीं मिलेगा और वो मर जाएंगी बेचारी, ठीक है। कैंसर के प्रकार की बात कर लेते हैं। एक कार्सिनोमा, पहला प्रकार है
देखो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, 3 परतें, ये तो जानते हो आप, ठीक है। तो जो एक्टोडर्म से बने हुए जो टिश्यू है उनका जो कैंसर है उसको क्या कहते हैं, कार्सिनोमा कहते हैं। एग्जांपल की बात करें, किसी को स्टोमक के अंदर कैंसर हो रहा है, लंग्स के अंदर कैंसर हो रहा है, ब्रेस्ट के अंदर कैंसर हो रहा है, ब्रेन के अंदर कैंसर हो रहा है, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल कार्सिनोमा कैंसर के एग्जाम्पल है ना। तो ब्रेस्ट वाला तो बहुत कॉमन हो गया आजकल, है ना। सार्कोमा, दूसरा क्या है, सार्कोमा। सार्कोमा क्या है, मेसोडर्म से बने टिश्यू से अगर कैंसर हो रहा है, मेसोडर्म से कोई भी टिश्यू बना हुआ है और उसके अंदर कैंसर हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, सार्कोमा कहेंगे। एग्जांपल क्या इसका, बोन कैंसर, ठीक है। फिर ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया क्या होता है, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। आ जाओ, कैंसर के कारण की बात करते हैं, कैंसर होता क्यों है। आपने बहुत बार ये सुना होगा कैंसर का कारण मुख्य तो आपको बताइए कि जो बीड़ी सिगरेट है, उसके अलावा तंबाकू वगैरह, इससे होता है। लेकिन आपने एक चीज और देखी होगी कि बहुत सारे लोग यार ऐसे हैं जिनने कभी स्मोक नहीं करी, कभी ड्रिंक नहीं करी, कभी टोबैको नहीं खाया, उसके बाद में उनको कैंसर हो जाता है जी, ठीक है। उसका कारण क्या है, उनको कैंसर क्यों होता है, उनका कैंसर का कारण जो है वो बताते हैं आपको। उसका कारण जेनेटिक कारण है। जेनेटिक कारण मतलब जो कोशिकाएं होती है ना, अपनी जो एक सेल होती है उसके अंदर 2 प्रकार के जीन है जी, ठीक है। हमारी जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर 2 प्रकार के जीन मौजूद होते हैं, एक है प्रोटोओन्कोजीन और एक है ट्यूमर सप्रेसर जीन। एक है प्रोटोओन्कोजीन और एक ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये अपनी कोशिकाओं के अंदर होते ही हैं ये दोनों जीन, है ना। प्रोटो वर्ड आ रहा मतलब ये कैसा है, ये इनएक्टिव है, ये जीन कैसा है, ये इनएक्टिव है, ये कैसा, इनएक्टिव, ठीक है। और ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है ये एक्टिव है, ये क्या है, एक्टिव रहता है, ये अपनी जो सेल है उसके अंदर एक्टिव रहता है नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन की बात करूं तो प्रोटोओन्कोजीन इनएक्टिव रहेगा और ट्यूमर सप्रेशन जीन एक्टिव रहेगा। ट्यूमर सप्रेशन जीन का क्या काम है, ये करेगा कि भाई कोई कोशिका अगर ज्यादा ग्रोथ कर रही होगी तो कहेगा नहीं नहीं ना ना ग्रोथ नहीं करनी है, वापस उसको रोक देगा, ठीक है। तो ट्यूमर नहीं बनने देगा, ट्यूमर सप्रेस करके रखेगा। प्रोटोओन्कोजीन इनएक्टिव है, लेकिन जेनेटिक कंडीशन के कारण क्या होगा, म्यूटेशन अगर हो गया, कोई जेनेटिक कंडीशन होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो प्रोटोओन्कोजीन है क्या हो जाएगा, एक्टिव ओन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्टिव ओन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ट्यूमर सप्रेसर जीन जो वो एक्टिव था पहले, वो इनएक्टिव हो गया, अब ये किसी को रोक नहीं पाएगा। और ओन्कोजीन जो वो एक्टिव हो चुका है, जब ओन्कोजीन एक्टिव हो जाएगा तो ओन्कोजीन जीन की वजह से ही क्या होता है, कैंसर होता है, ठीक है। तो ये जेनेटिक हो गया, ठीक है। जिनको के भी कुछ नहीं किया बेचारों ने गलत, उसके साथ भी हो सकता है। वायरस से होने वाली बीमारी, ठीक है, कैंसर भी वायरस से होता है। कौन से वायरस से जो कैंसर करते हैं, वायरल ओन्कोजीन होता है, ये कौन सा जीन होता है, वायरल ओन्कोजीन, है ना। हाँ, वी ओन को कहते हैं शॉर्ट में इसको। HTLV, ठीक है, एक है ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस, इसकी वजह से ब्लड कैंसर होगा, ठीक है। HPV वायरस है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है, इससे क्या सर्वाइकल कैंसर होता है, ठीक है। HPV से ध्यान में रखना ये बात है ना, गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर होता है इससे। HBV से क्या होता है, लीवर का कैंसर होता है, ठीक है। आ जाओ, अब तीसरा कारण है कार्सिनोजन, ठीक है। 2 कारण मैंने आपको बता दिए, एक तो जेनेटिक हो गया, दूसरा आपका वायरल हो गया, तीसरा कार्सिनोजन, कैंसरजन। इसके अंदर पहला फिजिकल एजेंट्स, फिजिकल एजेंट्स कौन कौन से, वो आपके बीटल, पान वाला, पान खाओगे, टोबैको खाओगे तो ओरल कैंसर हो जाएगा, ठीक है। बीटल को, पान को इंग्लिश में बीटल कहते हैं। हैवी स्मोकिंग करोगे तो लंग कैंसर हो जाएगा, ठीक है। केमिकल एजेंट्स, कोल तार, मस्टर्ड गैस, कैडमियम ऑक्साइड, अल्कोहल, इनके कांटेक्ट में आओगे तो आपको क्या होगा, केमिकल एजेंट्स है, इनकी वजह से भी कैंसर हो जाएगा। रेडिएशन की बात करें, रेडिएशन से भी क्या होता है, कैंसर होता है। तो रेडिएशन में 2 प्रकार की होती है, एक आयनाइजिंग, एक नॉन आयनाइजिंग। आयनाइजिंग जो उसमें क्या आ जाएंगे आपके एक्सरेज, गामा रेज, और नॉन आयनाइजिंग के अंदर आ जाएंगे यूवी रेज। यूवी रेज जो ऊपर से आते हैं ना, ओजोन लेयर जिनको रोकती है, वो ओजोन परत से अगर यूवी रेज आने लग जाएंगी तो क्या होगा, स्किन कैंसर, ये सारी चीजें होने लग जाएंगी। तो ये क्या है, रेडिएशन से भी क्या होती है, कैंसर होता है, ठीक है। बायोलॉजिकल एजेंट कौन सा है, वायरस, वायरस से कैंसर होता है, बता दिया मैंने आपको, है ना। चलो डिटेक्शन की बात करते हैं, कैसे कैंसर हो तो गया लेकिन उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे। आप डॉक्टर हो, आपको पता कैसे लगाओगे भाई इसके कैंसर हो चुका है ना, पता कैसे लगाओगे। डिटेक्शन का पहला बायोप्सी, बायोप्सी कर दो पेशेंट का। बायोप्सी क्या होता है जी, पेशेंट, जो भी पेशेंट आए उसका क्या है, टिश्यू लो, एक उत्तक ले लिया, उसका टिश्यू ले लिया, है ना, जो उसकी ट्यूमर बनी हुई उसका टिश्यू लेंगे अपन, और टिश्यू उसकी फिर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। स्टडी करने पर हमको पता लग जाएगा कि इसके अंदर कैंसर है या नहीं है। तो बायोप्सी 2 प्रकार से हो सकती है, तो डायरेक्ट, एक एंडोस्कोपी। डायरेक्ट उन पेशेंट के अंदर होगी जिनके अंदर क्या है, ये देखो कोई पेशेंट है, और क्या बना दिया मैंने, ये एक पेशेंट है, ओहो क्या बना रहा हूं मैं ये, ठीक है, जो भी है एक पेशेंट है भाई, ना एक पेशेंट है, उसके अंदर है मतलब कोई पेट में, है ना, कहीं ऐसी जगह ट्यूमर होगी जहां पर क्या है, डायरेक्ट पहुंचा जा सकता है, डायरेक्ट पहुंचा जा सकता है। उसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट पहुंच के उसका टिश्यू जो है उसको थोड़ा सा कट करेंगे, उसके बाद में उसकी स्टडी करी जाएगी। लेकिन कुछ अपनी शरीर के अंदर कुछ जगह ऐसी है जहां पर डायरेक्ट डॉक्टर नहीं पहुंच सकता, तो वहां पर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जी, ठीक है, जिसके अंदर एंडोस्कोपी करते हैं,
वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, कहीं से भी मुंह से, नाक से, वेजाइना से अंदर डाला जाता है शरीर के अंदर, है ना। उसके आगे कैमरा लगा हुआ होता है, उसको बहुत ध्यानपूर्वक उसको अंदर डाला जाता है और उसके बाद में उस पर कैमरा लगा होता है, उससे क्या है स्टडी की जाती है, उस ट्यूमर की स्टडी की जाती है। वो क्या होती है, एंडोस्कोपी। तो बायोप्सी दो प्रकार से होता है, डायरेक्ट और एंडोस्कोपी से कर सकते हैं। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, ठीक है, जो टिश्यूज है उनकी स्टडी करके, जो ट्यूमर बनी उसकी टिश्यू की स्टडी करके, वो क्या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, ठीक है। हाँ, सीटी स्कैन करके, ठीक है, सीटी स्कैन आपने देखा होगा ना, वो अरे वो एक मशीन से होते हैं गोल गोल, ठीक है, टीवी में देखा होगा ना, ठीक है, उस पर सुला दिया, बीच में एक बेड सा होता है, उस पर सुला दिया पेशेंट को, फिर उस बेड को अंदर डाल दिया, फिर मशीन के अंदर लाइटें जलेंगी, ठीक है, ब्लू ब्लू कलर की लाइट जलेंगी, उसके बाद में वो उसकी पूरी 3D इमेज बन जाती है। तो उसमें एक्सरेज यूज होती है और 3D इमेज बनती है पूरी, है ना। एमआरआई से करवा सकते हैं, एमआरआई सुना होगा आपने, मैग्नेटिक फील्ड यूज होते हैं एमआरआई के अंदर, ये आपको ध्यान में रखनी है। कैंसर सेल के खिलाफ एंटीबॉडीज अपन चेक कर सकते हैं, और अपन कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके शरीर के अंदर देख लेंगे कि एंटीबॉडी बन रही है क्या, कैंसर कोशिकाओं के खिलाफ एंटीबॉडी बन रही है क्या। अगर एंटीबॉडी बनी हुई है मतलब कैंसर हो चुका है इस इंसान को ना, और इस एंटीबॉडी क्या कहते हैं, हर्सेप्टिन कहते हैं ना, ये वाली आपको बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। ट्रीटमेंट भी देख लो भाई, ट्रीटमेंट क्या है इसका। ट्रीटमेंट एक तो सर्जरी कर दो, ठीक है, सर्जरी कर दो। दूसरा है रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन से थेरेपी दो। रेडिएशन थेरेपी कैसे होगी देखो, चलो यहां नहीं, थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं। ठीक है, हमारा पेशेंट है ये, हाँ ऐसा ही पेशेंट है ना, और इसके मान लो ट्यूमर यहां हो गई, गले में ट्यूमर यहां हो गई, ओरल कैंसर हो गया इसको। तो क्या करेंगे अपन करेंगे रेडिएशन देंगे इसको ना, क्या करेंगे, रेडिएशन देंगे इसको ना, और रेडिएशन कुछ इस प्रकार से देंगे कि जो है वो जो रेडिएशन है इस ट्यूमर को, जो ट्यूमर की कोशिकाएं हैं, जो कैंसर की कोशिकाएं, उन्हीं को खत्म करे, बाकी जो नॉर्मल कोशिकाएं उनको खत्म ना करे। वो ध्यान से करना पड़ेगा, किसी ऐसे इंसान को नहीं, भाई डॉक्टर की करेगा ना ये काम, है ना, जिसको पढ़ाई कर रखी है जिसने, ठीक है। इस नॉर्मल इंसान को थोड़ा ना रेडिएशन देंगे तो वो तो पूरे शरीर की कोशिकाओं को मार देगा ना, तो सिर्फ कैंसर कोशिकाओं को मारना होता है, वो रेडिएशन थेरेपी होगी। कीमोथेरेपी क्या है, इसमें दवाइयां देंगे, ठीक है, दवाइयां देंगे, ड्रग देंगे, इसमें विनब्लास्टिन और विनरेस्टिन, ठीक है। विनब्लास्टिन और विनरेस्टिन जो है ये माइटोसिस को रोकती है, कोशिकाओं की जो विभाजन कर रही है कोशिका, बहुत जल्दी जल्दी ट्यूमर बना रही है, उनको ये रोकने का काम करती है, ठीक है। एक है इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं। इसके अंदर इम्यूनोथेरेपी के अंदर क्या करते हैं, अल्फा इंटरफेरोन डालते हैं। अल्फा इंटरफेरोन प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय कर देता है। ये अल्फा इंटरफेरोन जो है ये प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय कर देता है। अगर आपने पहला पार्ट देखा तो मैंने इंटरफेरोन के बारे में एक बात बताई थी, क्या बताई थी वो वापस बता देते हैं। चलो, इंटरफेरोन क्या होता है देखो, ध्यान से देखना। ये कोशिकाएं हैं, ठीक है। मान लो इस कोशिका में क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये कोशिका क्या बनाएगी, एक इंटरफेरोन बनाएगी, प्रोटीन क्या बनाएगी, इंटरफेरोन बनाएगी। और जो इंटरफेरोन जो है ये सिग्नल भेजेगा, किसको, आसपास की जो नॉर्मल कोशिका है उनको सिग्नल भेजेगा, कि भैया मैं तो क्या है, मेरे को तो कैंसर हो चुका है, मेरे को इसने क्या कर लिया है, अटैक कर लिया है, लेकिन आप लोग जो है सुरक्षित रहना, ठीक है। ये इस प्रकार का सारी इसको इन्फॉर्मेशन दे देती है, बाकी जो नॉर्मल कोशिकाएं उनको इन्फॉर्मेशन देती है कि मेरे को इसने अटैक किया है, ये इस प्रकार का, इससे आप बच के रहना, ठीक है। ये क्या अल्फा इंटरफेरोन अपन डालेंगे, इससे भी क्या बचा जा सकता है। अब साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। जब दवाइयां लेते हैं कीमोथेरेपी के अंदर, तो उन दवाइयों का साइड इफेक्ट क्या है जी, हेयर लॉस है, एनीमिया है, ठीक है, ये इसके साइड इफेक्ट्स है, ठीक बात है। आजो, अब कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनमें क्या है, सिर्फ सर्जरी से काम चल जाता है। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनमें रेडिएशन थेरेपी से काम चल जाता है। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ कीमोथेरेपी से काम चल जाता है। लेकिन कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनमें सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी दोनों करने पड़ते हैं। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनमें सर्जरी और कीमोथेरेपी दोनों करने पड़ते हैं। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनमें सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी तीनों करने होते हैं, ठीक है। आज अब इसको एनसीईआरटी से कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है जी, जो मैंने कहा अभी, और उसी को पढ़ना है बस, बाकी डिटेल में अपन ने पूरा कर लिया है। मानव में भयंकर रोगों में कैंसर है, ठीक है, बताइए आपको, ठीक है। पूरे विश्व में मौत का प्रमुख कारण है, ठीक है। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक लोगों से भी ज्यादा कैंसर से पीड़ित होते हैं, और इससे बड़ी संख्या में मर भी जाते हैं। कैंसर होने की क्रियाविधि अथवा कोशिकाओं का कैंसर जनित रूपांतरण, कार्सिनोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसका उपचार और नियंत्रण जैविकी और आयुर्विज्ञान में गहन अनुसंधान का विषय है, ठीक है। अभी रिसर्च करनी बाकी है इसमें भाई, है ना। चलो, हमारे शरीर में कोशिका वृद्धि और विभेदन अत्यधिक नियंत्रित और नियमित है। कैंसर कोशिकाओं में ये नियामक क्रियाविधि टूट जाती है ना, हमारे अंदर जो कोशिकाएं हैं उनकी कितना विभाजन करेंगी, कितनी वो मोटी होंगी, वो सारी चीजें निर्धारित होती हैं। लेकिन जब कैंसर हो जाता है तो उस टाइम पे वो सारी जो है गुण जो है वो खत्म हो जाते हैं। मैंने आपको बताई दिया ये बात। पर सामान्य कोशिकाएं ऐसा गुण दर्शाती हैं जिसे संस्पर्श संदमन कहते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहा जाता है। और इसी गुण के कारण दूसरी कोशिकाओं उनको संस्पर्श उनकी अनियंत्रित वृद्धि को संदमित करता है, ठीक है।
ऐसा लगता है कि कैंसर कोशिकाओं का यह गुण खत्म हो जाता है, बता दिया मैंने आपको ना। इसके फलस्वरूप कैंसर कोशिकाएं विभाजित होना जारी रख कोशिकाओं का भंडार खड़ा कर देती हैं, जिसे अर्बुद ट्यूमर कहते हैं। अर्बुद दो प्रकार के होते हैं, सुदम और दुर्दम। ठीक है, सुदम जो है सामान्यतः मूल स्थान पर सीमित रहती है, बता दिया मैंने आपको, है ना, शरीर के दूसरे भागों में नहीं फैलती और ये मामूली क्षति पहुंचाती है। दूसरी जो है वो दुर्दम है, वो क्या है, परचुरोद्भवी कोशिकाओं का पुंज जो नवद्रव्यीय न्यूप्लास्टिक कोशिकाएं कहलाती हैं। ये बहुत बड़ी तेजी से फैल बढ़ती हैं और आसपास के सामान्य ऊतकों का हमला कर उन्हें क्षति पहुंचाती हैं। अर्बुद कोशिकाएं सक्रियता से विभाजित होती हैं और वर्धित होते हैं, जिससे वे अति आवश्यक पोषकों के लिए सामान्य कोशिकाओं से स्पर्धा करती हैं। ठीक है, दूसरी जो नॉर्मल कोशिकाएं उनसे कंपटीशन करेंगी और उनको बेचारे खाना नहीं मिलेगा ना, उन्हें भूखा मारती हैं। किसको? नॉर्मल कोशिकाएं। ऐसे अर्बुदों को से उतरी हुई कोशिकाएं रक्त द्वारा दूर दराज स्थलों पर पहुंच जाती हैं। दूर दराज मतलब गले में किसी को ही है तो वो पैर में, पेट में भी पहुंच सकती है। ठीक है, रक्त द्वारा, और जहां भी जाती हैं नए अर्बुद बनाना स्टार्ट कर देती है। इसको क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस कहते हैं, बता दिया मैंने आपको थोड़ी देर पहले। कैंसर के कारण क्या है? पर सामान्य कोशिकाओं का कैंसरी नवद्रव्यीय कोशिकाओं में रूपांतरण को प्रेरित करने वाला कारक भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकते हैं। ये कारक कैंसर जन कहलाते हैं। एक्स किरण, ठीक है, एक्सरे, ठीक है, गामा किरण जैसे आयनकारी विकिरण, आयनाइजिंग रेडिएशन है ये, है ना, और पैराबैंगनी, ठीक है, यूवी रेज, ठीक है, पैराबैंगनी किसको कहते हैं? यूवी रेज को ना, यूवी रेडिएशन, जैसे अनायनिकी मतलब नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, बता दिया मैंने आपको, डीएनए को क्षति पहुंचाते हैं, जिससे नवद्रव्यीय रूपांतरण होता है। तंबाकू के धुएं में मौजूद रासायनिक कैंसरजन फेफड़े के कैंसर को करते हैं, बता दिया मैंने आपको ये बात, है ना। कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु अर्बुदीय विषाणु ओन्कोजेनिक वायरस, ओन्कोजीन, है ना, ओन्कोजेनिक वायरस कहलाते हैं। इनमें से जो जीन होता है वो विषाणुवीय जीन अर्बुजीन, वायरल ओन्कोजीन कहते हैं उसको, वीओन को बताया था, वायरल ओन्कोजीन। ठीक है, इसके अलावा पर सामान्य कोशिकाओं में कई जीनों का पता चला है जिन्हें विशेष रूप से परिस्थितियों में सक्रिय किए जाने पर वे कोशिकाएं कैंसरी जनित रूपांतरण कर देती हैं। सक्रिय करने, प्रोटो ओन्कोजीन जब सक्रिय होता है तो वो ओन्कोजीन में बदल जाता है, बता दिया मैंने आपको ना। ये जीन कोशिकीय अर्बुजीन, सेलुलर ओन्कोजीन, सीओंक और अर्बुजीन प्रोटो ओन्कोजीन कहलाते हैं, बता दिया मैंने आपको ना। आगे बात करते हैं कैंसर अभिज्ञान और निदान। ठीक है, निदान कैसे करेंगे? कैंसर का शुरू में ही पता लगाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसका होने पर कई मामलों में इस प्रकार सफलतापूर्वक उपचार भी हुआ। अगर जल्दी पता लग जाएगा कैंसर का तो सफलतापूर्वक इसका उपचार भी हो सकता है। ठीक है, आ जाओ। कैंसर अभिज्ञान ऊतकों की जीवोती परीक्षा किसको कहते हैं? इंग्लिश में बायोप्सी कहते हैं, बता दिया मैंने आपको ना। और ऊतकों की विकृति, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी अध्ययनों पर तथा बढ़ती कोशिका गणना के लिए रुधिर तथा अस्थि मज्जा परीक्षण पर आधारित है, जैसा कि अधिश्वेरक्तता, ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर के मामले में होता है। जीवोती परीक्षा मतलब बायोप्सी में जिस ऊतक पर शक होता है उसका एक टुकड़ा लेकर हम क्या करेंगे? अनुच्छेदों में काटकर अभिरंजित करके रोग विज्ञानी द्वारा जांचा जाता है, उसको फिर जांचेंगे, है ना। आंतरिक अंगों के कैंसर का पता लगाने के लिए विकिरण चित्रण, रेडियोग्राफी, एक्सरे किरणों का प्रयोग किया जाता है, और अभिलगित टोमोग्राफी, सीटी स्कैन जिसको कहते हैं अपन, और चुंबकीय अनुनादी इमेजिंग, एमआरआई जिसको कहते हैं, इसमें क्या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म, एमआरआई की फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें क्या है, अपन मैग्नेटिक रेडिएशन जो वो यूज करते हैं। ठीक है, जैसे तकनीकें बहुत उपयोगी है। अभिकलित टोमोग्राफी, एक्स किरण का उपयोग करके किसी अंग के भीतरी जो भाग है उनकी त्रिविम प्रतिबिंब, 3D इमेज बना सकते हैं। त्रिविम प्रतिबिंब किसको कहते हैं? 3D इमेज को। ठीक है, जीवित ऊतक में वैकृतिक, पैथोलॉजिकल और कायिकीय फिजियोलॉजिकल परिवर्तनों का एकदम सही पता लगाने के लिए एमआरआई में तेज चुंबकीय क्षेत्रों और आयनकारी विकिरणों का उपयोग किया जाता है। अब ये वाली बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है, ये वाली बात। जीवित ऊतकों में विकृत, पैथोलॉजिकल, कायिकीय और फिजियोलॉजिकल परिवर्तनों का एकदम सही पता लगाने के लिए किसकी? एमआरआई की। ठीक है, और आयनकारी जो विकिरण है उनकी अपन क्या है? उपयोग में लेंगे। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कुछ कैंसरों का पता लगाने के लिए कैंसर विशिष्ट प्रतिजनों के विरुद्ध प्रतिरक्षियों का उपयोग मौजूदगी जो है उनकी भी उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो कैंसर के खिलाफ अगर एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर होंगी तो पता लग जाएगा भाई कैंसर हो चुका है इसको, है ना, सिंपल सी बात है। कुछ कैंसरों के प्रति वंशागत सुग्रहिता वाले व्यक्तियों में जीनों का पता लगाने के लिए आणविक, मॉलिक्यूलर, जैविकी और तकनीकों को काम
प्रतिवर्त प्रीडिस्पोज करते हैं। कैंसर की रोकथाम के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कुछ ऐसे विशेष कैंसरजनों से प्रति सुग्राही हैं, जैसे फुफ्फुस कैंसर में तंबाकू का धुआं से बचने की सलाह देनी होती है। ठीक है, किसी को भाई लंग्स कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, तो उसको ऐसे बोलेंगे कि भैया आप जो है धुएं से दूर रहो। ठीक है, कैंसर वाले धुएं से दूर रहो, तंबाकू वाले धुएं से दूर रहो। कैंसर का उपचार की बात करें, आमतौर पर कैंसरों के उपचार के लिए शल्य क्रिया सर्जरी की जाती है। विकिरण चिकित्सा और प्रतिरक्षा चिकित्सा का सहारा लिया जाता है। विकिरण चिकित्सा में अर्बुद कोशिकाओं को घातक रूप से विकिरणित इरिटेटेड, ठीक है, इरेटेड, ठीक है, किया जाता है। लेकिन अर्बुद के ढेर के पास वाले पर सामान्य ऊतकों का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो नॉर्मल कोशिकाएं उनका ध्यान रखिए, अपन क्या करेंगे, रेडिएशन डालेंगे, रेडिएट करेंगे। ठीक है, और जो नॉर्मल कोशिकाएं उनका ध्यान रखेंगे और जो ट्यूमर कोशिकाएं उनको रेडिएट करके उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे। कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए अनेक रसो चिकित्सीय कीमोथेरेपी औषध काम में लिए जाते हैं और इनमें से कुछ औषध विशेष अर्बुदों के लिए विशिष्ट होते हैं। अधिकांश औषधों में अनुषंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे बालों का झड़ना, अरेक्ता बता दिया मैंने आपको, एनीमिया ना। अधिकांश कैंसर का उपचार शल्यक्रम मतलब सर्जरी से, ठीक है, विकिरण चिकित्सा से, रेडिएशन थेरेपी से, रसो चिकित्सा कीमोथेरेपी से के संयोजन से हो सकता है। ठीक है, अर्बुद कोशिकाओं प्रतिरक्ष तंत्र द्वारा पता लगाए जाने और नष्ट किए जाने से बचती हैं, इसलिए ऐसे पदार्थ दिए जाते हैं जिन्हें जैविक अनुक्रिया रूपांतरण कहते हैं, जैसे कि गामा इंटरफेरोन जो है, मैंने आपको क्या बताया, अल्फा इंटरफेरोन बताया, ये यार अल्फा इंटरफेरोन ही है, अल्फा इंटरफेरोन क्या बताया मैंने आपको, चलो अल्फा इंटरफेरोन ही होना चाहिए, अगर फिर भी कुछ होगा अगर ऊपर नीचे तो मैं आपको बता दूंगा ना, जहां तक मुझे याद है ये साला शायद गलत हो सकता है ना, मैं आपको बता दूंगा ना। इंटरफेरोन जो उनके प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करता है और अर्बुद को नष्ट करने में सहायक होता है। कैसे करता है मैंने आपको बता दिया। ठीक, आ जाओ अब बात करेंगे ड्रग और अल्कोहल की बात करेंगे। ठीक है, इसको अपन डायरेक्ट अपने नोट से करना है आपको। ठीक है, और फिर आपको अपने आप से, इसमें कुछ भी एनसीईआरटी में वैसा नहीं कि समझ में नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल कहानी की तरह लिखी हुई है। आपको सिर्फ मैं आपको जो नोट्स बता रहा हूं ये नोट्स पढ़ लेना, एक बार अपने मेरे कहने पर एक बार एनसीईआरटी पूरी रीड कर लेना, अब काम बन जाएगा। ठीक है, तो आपको कौन सी, इसमें कोई भी हार्ड लैंग्वेज नहीं है, ड्रग और अल्कोहल वाला जो है ना, इसमें कोई भी हार्ड लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, ये आपको खुद रीड करनी है, पूरी कहानी है कि भैया कैसे लोग अल्कोहल लेने लग जाते हैं, कि 17 से 18 साल में क्या है परिसर रहता है पढ़ाई का। ठीक है, ग्रुप में लोग नए नए एडवेंचर करते हैं। ठीक है, स्कूल वाले टेस्ट के लिए परेशान करते हैं, कोचिंग वाले टेस्ट के लिए परेशान करते हैं, घर वाले डॉक्टर बनाने के लिए परेशान करते हैं, तो लोग शराब पीने लग जाते हैं, स्मोकिंग करने लग जाते हैं, एक्टर्स को देख के कूल लगता है तो अल्कोहल पीने लग जाते हैं और शराब आपकी क्या स्मोक करने लग जाते हैं। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, चलो तो ये वाली बातें मैं आपको जो बता रहा हूँ, ड्रग्स वाली बात बताऊंगा, उसके बाद में अपन खत्म करेंगे इसको ना। ड्रग्स क्या है, पहला ओपियोइड्स। ओपियोइड्स जो है, ठीक है, ये कहां पर काम करते हैं, आपको एग्जाम की क्वेश्चन यही पूछेगा कि ओपियोइड्स जो होते हैं वो कहां पर अटैक करते हैं ना, उनका वो कहां पर काम करते हैं ना। तो ये सीएनएस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जीआईटी जो है आपका जठरांतर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांतर पर काम करते हैं। कौन, ओपियोइड्स जो ड्रग होते हैं वो। ठीक है, सफेद होते हैं, ये गंधहीन होते हैं, कोई स्मेल नहीं होती और तीखे होते हैं। ठीक है, पोस्त के पौधे जिसका नाम है पेपेवर सोमेनिफेरम, ठीक है, ये मोर्फिन, इससे क्या निकालते हैं, मोर्फिन निकालते हैं। जो पोस्त का पौधा है जिसका नाम आपको याद रखना, एग्जाम में आया हुआ पेपेवर सोमेनिफेरम। ठीक है, इससे क्या निकालेंगे, मोर्फिन निकालेंगे। फिर मोर्फिन का क्या करेंगे, एसिटाइलेशन करवाएंगे। एसिटाइलेशन जब करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये डाइसिटाइल मोर्फिन बन जाएगा। मोर्फिन निकाला पोस्त के पौधे से, उसका क्या कराया, एसिटाइलेशन करवाया, उसे क्या बन गया, डाइसिटाइल मोर्फिन बन गया। अब डाइसिटाइल जो मोर्फिन है उसको क्या कहते हैं अपन, हेरोइन करते हैं। डाइसिटाइल जो मोर्फिन है इसे क्या कहते हैं, हेरोइन या फिर स्मैक कहा जाता है। ठीक बात है, ये क्या ड्रग है जी। ठीक है, कैसे लिया जाता है, स्नोटिंग से इसको लिया जाता है। स्नोटिंग क्या होता है, ऐसे करते हैं ना, वो स्नोटिंग होती है ना, उससे ये इसको लिया जाता है, किसको, हेरोइन को। ठीक है, आपका जो ओपियोइड्स है। दूसरा आपका कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स कहां से मिलते हैं, कैनाबिस सटाइवा से मिलते हैं। प्लांट का नाम है कैनाबिस सटाइवा, ध्यान में रखना आपको ना। हृदयवाहिका तंत्र आपका कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम है उस पे और मस्तिष्क पे काम करता है ना। ये कहां पर काम करेगा, हृदयवाहिका तंत्र और मस्तिष्क पे काम करता है कौन, कैनाबिनॉइड्स। ठीक है, इसके अंदर आगे आपके ये मुंह द्वारा ले जाता है, खाया जाएगा या फिर अंतः सब्सटेंस से सूंघ के लिया जाएगा। ठीक है, मेरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा ये इसके अंदर आएंगे। ठीक है, फिर अपना तीसरा वो कोका एल्कोलॉइड्स। कोका एल्कोलॉइड्स कहां से निकलता है, एर्थ्रोजाइलम कोका से ये निकलता है। डोपामीन के परिवहन में बाधा डालती है ये जो कोका एल्कोलॉइड्स में क्या है, डोपामीन का जो परिवहन है उसमें बाधा डालते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पे काम करता है ये। ठीक है, और अत्यधिक मात्रा में अगर लोगे तो विभ्रम होने लगता है, हेलुसिनेशन होने लगता है। कोई इंसान आपके सामने होगा भी नहीं, वो आपको दिखाई देने लग जाएगा।
कुछ आवाजें आपको सुनाई लगने लग जाएंगी, कुछ ऐसी चीजें आप सोचने लग जाओगे जो रियल में मौजूद नहीं है लेकिन आपको वो लगेंगी कि ये ऐसे है, ठीक है। इसको कहते हैं हेलुसिनेशन, विभ्रम कहते हैं इसको, है ना। एक है अल्ट्रोपा बेलेडोना प्लांट है, एक दतूरा प्लांट है। इन दोनों के अंदर भी ये विभ्रम पैदा करने वाले गुण हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अल्ट्रोपा बेलेडोना में और दतूरा के अंदर भी विभ्रम पैदा करने वाले विभ्रम क्या है, या जो चीजें रियल में एग्जिस्ट नहीं करती उनको वो आप सोचने लग जाते हो इन चीजों के लेने के बाद में। कोका एल्कलॉइड्स, अर्थ्राजाइलम कोका, कोकीन है ये, कोकीन सुना होगा आपने फिल्मों में, है ना। आ जाओ इसकी एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं एक बार। आ जाओ, ड्रग और एल्कोहल कुरुपयोग, है ना, अपन यहां से करते हैं इसको। चलो यहां से कर लेते हैं। सर्वेक्षणों और आंकड़ों से पता लगा है कि ड्रग और अल्कोहल का उपयोग विशेष रूप से नवयुवकों में बढ़ रहा है। पता ही है बात आपको, ना। यह सचमुच चिंता का विषय है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इसके अनेक क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। समुचित शिक्षा मार्गदर्शन से नवयुवक और इन खतरनाक आदतों से अपने आप को बचा पाएंगे, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे, ठीक है। अब एजुकेशन से ये सारी चीजें हो सकती हैं, ऐसा एनसीईआरटी का मानना है, लेकिन मैंने देखा कि बहुत भाई एजुकेटेड लोग भी बढ़िया ड्रग्स मार रहे हैं, ठीक है। आ जाओ। आमतौर पर जिन ड्रगों का कुरुपयोग किया जाता है वे ओपियोइड्स हैं, कैनाबिनॉइड्स हैं, कोका एल्कलॉइड हैं, ठीक है। इनमें से अधिकांश पुष्पी पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कवकों से निकाले जाते हैं। एग्जाम आ जाओ पढ़ते हैं, ओपियोइड्स की बात करते हैं। ओपियोइड्स ऐसे ड्रग हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, और जठरांतर पथ पर मौजूद होते हैं। अब देखो यहां से, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांतर पथ पर मौजूद जो रिसेप्टर होते हैं, विशिष्ट ओपियोइड ग्राही होते हैं, जो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, उनसे बन जाते हैं। आमतौर पर स्मैक के नाम से मशहूर हेरोइन, ठीक है, हीरोइन रासायनिक रूप से डाई एसिटाइल मोर्फिन नाम होता है इसका, ठीक है, जो मैंने बता दिया, जो एक सफेद गंधहीन तीखा रवेदार यौगिक होता है। यह मोर्फिन के एसिटिलीकरण, एसिटाइलेशन से बनता है, प्राप्त किया जाता है, जो कि पोस्त के पौधे से पेपेवर सोमेनिफेरम के लेटेक्स से निष्कर्षण द्वारा किया जाता है। पेपेवर सोमेनिफेरम पोस्ट का पौधा, उससे क्या निकाला, मोर्फिन निकाला, उसका एसिटाइलेशन करवाएंगे, डाइएसिटाइल मोर्फिन बन जाएगा, उसको हेरोइन या फिर स्मैक कहते हैं, ठीक है। आमतौर पर हीरोइन नाक द्वारा जोर से सांस लेकर या टीके द्वारा ली जाती है, या तो टीके से इंजेक्शन से ले लो या फिर सांस से स्नोटिंग, इसको कहते हैं, सांस से नाक से जोर से सांस लेंगे तो वो लेते हैं ना, देखा हुआ अपनी फिल्मों में, है ना। यह एक अवसादक डिप्रेसेंट है और शरीर के प्रकारियों को धीमा करती है। ये वाली आपको फोटो याद रखनी है, ठीक है, ये वाली फोटो याद रखनी है, ठीक है। आ जाओ कैनाबिनॉइड्स की बात करते हैं। ये रसायनों का समूह है जो मुख्य रूप से मस्तिष्क में मौजूद कैनाबिनॉइड्स ग्राहियों में से पारस्परिक क्रिया करता है। प्राकृतिक कैनाबिनॉइड्स कैनाबिस सटाइवा पौधे से मिलते हैं, ठीक है। पुष्पक्रम इन्फ्लोरेसेंस से प्राप्त होते हैं। भांग के फूलों के शीर्ष पत्तियों और राल रेजिन्स के विभिन्न संयोजक मैरिजुआना, हसीस हो गया, गांजा हो गया, इन बनाने के काम आते हैं। आमतौर पर अंतःश्वसन, सूंघ के और मुंह द्वारा खाए जाने वाले मादक द्रव्य ड्रग शरीर के हृदय तंत्र, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करते हैं। बता चुका हूं आपको, है ना। कोका एल्कोलाइड या फिर अर्थ्रोजाइलम कोका से प्राप्त होता है, बता दिया मैंने आपको, है ना। और ये दक्षिण अमेरिका का पौधा है, ये आपको ध्यान में रख लेना है थोड़ी सी बात, कि कहां का पौधा है, दक्षिण अमेरिका का पौधा है। तंत्रिका प्रेषक न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन के परिवहन में बाधा डालता है। कोकीन जैसे आमतौर पर कोक या क्रैक कहा जाता है, प्राय जोर से सांस द्वारा अंदर खींची जाती है। इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर जोरदार क्या होता है, उद्दीपक होता है, स्टिमुलेटिंग असर पड़ता है। अब आपको मेन बात क्या याद रखनी है, कोका एल्कोलाइड जो है वो कहां से मिलता है, ठीक है, कौन से प्लांट से मिलता है, ऐसे कैनाबिनॉइड्स कहां से मिलते हैं, ओपियोइड्स कहां से मिलते हैं, प्लांट का नाम आपको याद रखना है। उसके अलावा आपको कि ये कौन से ऑर्गन पर बंधते हैं, कौन से ऑर्गन के रिसेप्टर जो है उन पर बंधते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका ओपियोइड्स होता है वो कहां पर, तंत्रिका, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांतर पथ पर, ठीक है। वहीं मैं बात करूं कैनाबिनॉइड्स की, तो ये आपका एक तो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे और एक मस्तिष्क पे, है ना। वही मैं बात करूं आपका कोका एल्कोलाइड पे, तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पे, ठीक है। तो इनका ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक। जिससे सुखाभास, यूफोरिया और ऊर्जा में वृद्धि की अनुभूति होती है। तो लोग थोड़ा डल फील करते हैं, ठीक है, कि भाई बिल्कुल हिम्मत नहीं, एनर्जी नहीं है, तो वो क्या करते हैं, कोका एल्कोलाइड, कोकीन वगैरह ये लेते हैं। तो क्या होता है, उनसे एनर्जी उनको लगती है कि भाई बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई और बहुत खुश हो गए, हम बहुत दुखी हैं कोई लोग, तो वो किसको ले लेते हैं, फिर वो सारे दुख भूल जाते हैं ना, यूफोरिया वाली कंडीशन आ जाती है, ठीक है। कोकीन की अगर अत्यधिक मात्रा ले ली जाए तो क्या हो जाती है, विभ्रम होने लग जाता है। ये मैंने आपको बताया, विभ्रम, हेलुसिनेशन होने लग जाता है। हेलुसिनेशन क्या है बताया मैंने आपको, कि जो रियल में मौजूद नहीं है वो आपको दिखने लग जाएगा, सुनने लग जाएगा, ठीक है। अन्य प्रसिद्ध पादप जिनमें विभ्रम पैदा करने का गुण होता है वो आपका है अल्ट्रोपा बेलेडोना और उसके अलावा आपका है दतूरा। आजकल कुछ खिलाड़ी कैनाबिनॉइड का दुरुपयोग करते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी भी इसको यूज करते हैं क्योंकि इसमें
वो है ना इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है ना, तो वो भाग रहे हैं तो उनको पता नहीं कि भाई शरीर थक ही नहीं रहा उनका, तो इस प्रकार से वो इसका यूज करते हैं। बार्बिचुरेट और एंटामीन और बेंजाडाइजेपिन, ठीक है, जैसा ड्रग और इन जैसे अन्य ड्रग जो अवसाद, डिप्रेशन, अनिद्रा, इंसोमनिया, ठीक है, अनिद्रा क्या है, इंसोमनिया मतलब नींद नहीं इनको आए, ठीक है, जैसे मानसिक व्याधि से ग्रस्त रोगियों की सहायता के लिए सामान्यतः औषधियों के रूप में काम में लिए जाते हैं। इनको दवाइयों के लिए काम में लिए जाते हैं, कुछ लोगों की बीमारी नींद नहीं आ रही, ठीक है, डिप्रेशन में है, तो उनके लिए ये सारी चीजें होती है ना। इनका भी कुरुपयोग करने लग जाते हैं, बहुत सारे लोग इनका कुरुपयोग कर रहे हैं, वो है तो दवाइयां, लेकिन उनको क्या है, उनको नशे के रूप में काम में ले रहे हैं। मॉर्फिन एक बहुत प्रभावी शामक सिडेटिव है, पीड़ाहार है, ठीक है, जो आपका मॉर्फिन जो होता है ना, वो क्या होता है, एक पीड़ाहार है जी, पेन किलर के रूप में काम में ले सकते हैं उसको, लेकिन क्या करते हैं लोग, उसको भी क्या है, मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करवाया, डाइस्टाइल मॉर्फिन बनाई, हीरोइन बन गई जी आपकी, ठीक है, उसको फिर नशे काम में ले रहे हैं, ठीक है। जिन रोगियों का शल्य क्रिया हो, सर्जरी हुई है, उनके लिए बहुत उपयोगी है। विभ्रमी गुण वाले अनेक पादपों, फलों, बीजों का विश्व भर में लोक औषधि, धार्मिक उत्सवों और अनुष्ठानों में सैकड़ों वर्षों से उपयोग हो रहा है। ये औषधियां चिकित्सा के बजाय दूसरे उद्देश्य से ली जाती हैं। इतनी मात्रा में इतनी बार ली जाती है कि व्यक्ति शारीरिक, कार्य अथवा मनोवैज्ञानिक प्रकारों से गड़बड़ा जाते हैं और यह ड्रगों का कुरुपयोग बन जाता है। बहुत सारे लोगों का हमने देखा हुआ है, बहुत सारे लोग ओवरडोज करने की वजह से अपनी जान भी से हाथ धो बैठते हैं, और उसके अलावा बहुत सारे लोगों का मेंटल स्टेटस वो खराब हो जाता है। धूम्रपान से इन तीव्र ड्रगों के सेवन का रास्ता खुल जाता है। तंबाकू का प्रयोग मानव 400 वर्षों से अधिक समय से करता आ रहा है। तंबाकू, धूम्रपान पिया जाता है, चबाया जाता है, सूंघा जाता है, सूंघनी लेना, ठीक है, सूंघा जाता है, ठीक है। तंबाकू में बहुत से रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें एल्कलॉइड, निकोटीन शामिल है। निकोटीन अधिवर्ग ग्रंथि एड्रेनल जो ग्लैंड है उसको उद्दीपित करता है, जिससे एड्रेनलिन जो है, नोर एड्रेनलिन रक्त परिसंचरण में मोचित होते हैं। देखो आपने तंबाकू जो है वो ज़्यादा जो आपके जो मजदूर लोग होते हैं और जो काम करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा करते हैं, उसको लेते हैं। क्यों लेते हैं वो? इसलिए लेते हैं कि वो क्या एड्रेनलिन पर काम करता है। जब एड्रेनलिन ग्लैंड से जब वो लेंगे, तंबाकू खाएंगे तो एड्रेनलिन निकलेगा, ठीक है, और एड्रेनलिन जो ग्लैंड है वो काम करेगी और उससे क्या है, उनको थकावट महसूस नहीं होगी, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा तंबाकू जो है ज़्यादा क्रेज जो इन लोगों में चलता है, क्योंकि वो काम करना होता है उनको, है ना। स्मोकिंग वगैरह ये तो कूल बनने के लिए लोग है ना, अलग तरीका उनका यूज़ करने का। चलो आ जाओ। ये दोनों रक्तचाप और हृदय और स्पंदन कर दर बढ़ा देती है। धूम्रपान फुफ्फुस, देखो हृदय चाप और रक्त स्पंदन बढ़ा देते हैं, इससे क्या हुआ, एनर्जेटिक फील करेंगे वो थोड़ा सा ना। धूम्रपान फुफ्फुस, मूत्राशय और गले के कैंसर, श्वसनी शोथ, ब्रोंकाइटिस, वातस्फीति, एनफाइसेमा, ठीक है, एनफीसीमा मेरे को कंफ्यूज कर रहा है। हृदय रोग, ठीक है, हृदय रोग, जठर वर्ण और गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है, ये सारे हो सकते हैं, इससे रोग हो सकते हैं, पता है आपको ना। तंबाकू चबाना मुख्य कोटर के कैंसर खतरे को बढ़ा देता है। धूम्रपान से रक्त कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है रक्त के अंदर, ठीक है। हीम आबद्ध ऑक्सीजन की सांद्रता जो घट जाती है, इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगर आप स्मोकिंग करोगे तो शरीर की जो ब्लड है उसके अंदर क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। जब व्यक्ति सिगरेट के पैकेट को खरीदता है तो ये नहीं देखता कि उस पर निगाह, उस पर छपी हुई कानूनी उस पर लगे होते हैं ना, फोटो वोटो लगी हुई होती है, इससे क्या है, नुकसान है, ये कैंसर का कारण है, ये फलाना दिखता, ठीक है। चेतावनी नहीं तो जो कि धूम्रपान से आगाह करती है, चेतावनी होती है उस पर, ठीक है, तो आपने देखा ही होगा। और बताती है कि किस प्रकार से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आजकल फिर भी युवाओं और वृद्धों दोनों में धूम्रपान का खूब चलन है। धूम्रपान और तंबाकू चबाने के लिए खतरे की इसकी लत पड़ जाने वाले प्रवृत्ति के गुण देखकर युवा और वृद्ध दोनों को इसकी आदत से बचना, किसी भी लत से छुटकारा पाया जाना, ठीक है। तो ये छुटकारा इससे चिकित्सा से ही मिल सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐड कि नशा मुक्ति के अंदर, ठीक है। चलो आज खत्म हो गया। अब ये आगे बचा अपना क्या, किशोरावस्था और ड्रग एल्कोहल कुरुपयोग, ये आपको अपनी कहानी के रूप में पढ़ लेना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। एल्कोहल का जो एल्कोहल ज्यादा सेवन करने से क्या होता है, एक तो लीवर सिरोसिस हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, लीवर डैमेज होने लग जाता है, सिरोसिस कहते हैं उसको। उसके अलावा इनफर्टिलिटी हो जाती है, बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे। लड़कों के लिए बोल रहा हूँ, पहले तो लड़कों के लिए बच्चे नहीं पैदा कर पाओगे, गला खराब हो जाएगा, शरीर पूरा खराब हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा। लड़कियों की बात करूँ मैं वहीं, तो लड़कियों की सुंदरता खराब हो जाएगी अल्कोहल वगैरह लेने से, ठीक है, सुंदरता खराब हो जाएगी, मुंह पर बाल आने लग जाएंगे, दाढ़ी मूंछ आने लग जाएंगे लड़कियों के। उसके अलावा फुंचा या फिर निशान होने लग जाएंगे अलग अलग, ठीक है, चेहरे पे, तो सुंदरता पूरी खराब होगी। उसके अलावा बच्चे नहीं पैदा कर पाओगे। तो ये सारी चीजें हैं, चीजें होने लग जाती हैं। किसके हैं ये, एल्कोहल की क्या है, ये साइड इफेक्ट्स हैं, और ये नशे के साइड इफेक्ट हैं। अब ये आपको इससे आगे की जो 2 पेज हैं, 2-3 पेज हैं, वो आपको पढ़ने हैं। पूरी कहानी है, कुछ भी नहीं है।
समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।